Hello students, once again good morning to all of you and welcome you in Nimbus Learning powered by Engineers Academy। सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं फास्ट, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और स्टार्ट करेंगे अपन पीक्यूबी अपन जो कर रहे थे ईएससी के, उसी को कंटिन्यू करेंगे जल्दी से फास्ट। एक बार सभी स्टूडेंट्स जो भी आपका ग्रुप है उसमें मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सभी फास्ट पहुंच जाइए। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 131 था, तो इसके बाद अपन देखेंगे। जल्दी से आइए फास्ट स्टूडेंट्स और एक बार कमेंट करिए। सभी स्टूडेंट फास्ट एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 132 से। क्वेश्चन नंबर 132 से जल्दी से फास्ट सभी स्टूडेंट्स। चलें, आ चुके, एक बार कमेंट करिए सभी, एक बार फास्ट एक बार कमेंट कर लीजिए सभी स्टूडेंट्स, फिर स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 132 से। देखिएगा जी आपका क्वेश्चन 132। चलिए फास्ट एक बार कमेंट करिए सभी, फिर स्टार्ट करते हैं, देखें कौन कौन आ चुके। राजकुमार एंड प्रद्युमन, राजकुमारी एंड प्रद्युमन, ओके। चलिए एक बार कमेंट कर दीजिए फास्ट, और जो भी आपका ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर एक बार मैसेज कर दीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, चलेंगे तो फिर क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 के ऊपर, देखिएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ पाइल एंड लिस्ट टू सिचुएशन फॉर यूज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। एंड बियरिंग पाइल, पेडेस्टल पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड सैंड पाइल। ये आपको टाइप्स ऑफ पाइल दे रखी है, और किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, किस सिचुएशंस में यूज करेंगे, वो आपको दे रखा है लिस्ट सेकंड। बताइए फास्ट क्या होगा, जल्दी से सोच समझ के बताइएगा। पहले मैच करिए बढ़िया से, और ए के सामने लिखिए क्या होगा। ए के सामने 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, जो भी होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिए फटाक से। गुड मॉर्निंग प्रद्युमन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए फास्ट। देखो बड़ा ही सिंपल है, एंड बेरिंग पाइल हम पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन पाइल हमारे को पता है, सैंड पाइल हमारे, सिर्फ एक पेडेस्टल पाइल ही तो नहीं पता, तो एक से आंसर तो बन जाएगा। जल्दी से बताइए, एंड बेरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, पेडेस्टल पाइल एंड सैंड पाइल। बताइए क्या होगा आंसर जल्दी से। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है, किसी का आंसर नहीं आया। लास्ट 30 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी से बता दीजिए कौन सा कोड होगा, यहाँ पे कोड गिवन है ABCD, कौन सा कोड होगा बताइए फास्ट। लास्ट 10 सेकेंड्स। राजकुमारी बोली सर ए होगा, राजकुमारी बोल रही हैं सर ए होगा। देखिए राजकुमारी का दो आंसर तो सही हैं, दो में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। गुड मॉर्निंग नवीन, स्टॉप, देखिएगा बिल्कुल प्रद्युमन, वेरी गुड, वेरी गुड प्रद्युमन। ऑप्शन देखिए, बाद में देखेंगे। एंड बियरिंग पाइल सर कहाँ होती है? एंड बियरिंग पाइल जहाँ पे एंड रेजिस्टेंस मिलेगा, और वहां में लिखा था क्या होगा सर, स्टिफ स्ट्रेटा होगा, इसको बोलेंगे हार्ड स्ट्रेटा होगा। देखिए व्हेन हार्ड फॉर्मेशन ऑफ रॉक इज एट अ शैलो डेप्थ, बिल्कुल सही है, तो एंड बियरिंग पाइल देंगे। तो ए का क्या हो गया सर, 4 हो गया। ए का 4 होता ही ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट। अब 50% प्रोबेबिलिटी, या तो ए होगा या सी होगा। प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई ना, अब ए होगा या सी होगा, चलेगा। पेडिस्टल पाइल सर नहीं पता अभी तक, ठीक है। फ्रिक्शन पाइल पता है, हाँ बिल्कुल सर फ्रिक्शन पाइल पता है। कब यूज करेंगे? व्हेन द फाउंडेशन सॉइल कैसे सर, ग्रेनुलर होगी। फ्रिक्शन पाइल यूज करेंगे जब ग्रेनुलर सॉइल होगी फाउंडेशन की। तो सी का कितना हो गया सर, 2 हो गया, तो सी का 2 हो गया, यहाँ से आंसर आ गया अपना। सी का 2 हो तो ऑप्शन सी है। फिर भी देख लीजिए आगे,
सैंड पाइल्स जहाँ पे लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, जहाँ पे सॉइल सर कॉम्पैक्ट होती है, वहाँ पे सैंड पाइल का यूज करेंगे। देखिएगा, सैंड पाइल्स व्हेन वीक फाउंडेशन एंड सॉइल टू बी कॉम्पैक्टेड, तो सैंड पाइल्स हो गया आपका, तो डी का 1 हो गया, डी का 1 हो गया बिल्कुल। तो फिर पेडेस्टल पाइल क्या हो गई, तो पेडेस्टल पाइल व्हेन ग्राउंड फाउंडेशन सॉइल इज कितना हो गया, व्हेन फाउंडेशन सॉइल इज रिलेटिवली वीक, अगर वीक फाउंडेशन सॉइल होगी तो हम पेडेस्टल पाइल का यूज करेंगे। तो जो भी आपका सॉइल है वो फाउंडेशन में कैसी है, वीक है, तो पेडेस्टल पाइल का यूज करेंगे। तो ऑप्शन इज 4-3-2-1। क्लियर हो सभी को? नवीन एंड प्रद्युमन का सही था, वेरी गुड। राजकुमारी आपका भी दो ऑप्शन सही थे, आपने शायद ए बोला है तो दो ऑप्शन सही थे, बस यहाँ पे आपको कंफ्यूजन था, इसको क्लियर करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन ड्राइविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पाइल इन अ लूज सैंड, कि ज्यादा पाइल आपको ड्राइव करोगे लूज सैंड के अंदर, तो इट इज एडवांटेज टू फॉलो सीक्वेंस ऑफ पाइल ड्राइविंग सच द इनर पाइल आर ड्राइवन फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स आउटवर्ड। इसमें क्या होगा सर, स्टार्ट करते हैं अंदर से, स्टार्ट करते हैं पाइल को ड्राइवन करना और बाहर की तरफ आते हैं, या फिर ये पूछ रहा है नियर द पेरिफेरी के अंदर, और नेक्स्ट है द फॉलो सीक्वेंस ऑफ पाइल ड्राइविंग सच द अल्टरनेट इनर एंड आउटर पाइल, एक अल्टरनेट इनर और एक आउटर पाइल, और द फोर्थ वन इज दी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ड्राइविंग ऑफ पाइल कैन बी डन इन एनी रैंडम ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में कर सकते हैं क्या, तो बताइए फास्ट। बताइए फास्ट, आंसर आना स्टार्ट हो गया, वेरी गुड। नवीन एंड राजकुमारी, नवीन एंड राजकुमार, बाकी स्टूडेंट्स बताइए फास्ट। बताइए फास्ट, बिल्कुल सही है। स्टॉप हो गया आपका लगभग 1.5 मिनट एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि while driving a large number of pile in a loose sand, it is advantage to follow a sequence of pile driving such as the inner pile are driven first and the proceed outer। बिल्कुल सही है। जब पाइल ड्राइव करते हैं ना किसी भी सॉइल मास के अंदर, तो अंदर से क्या करते हैं सर, आउटर डायरेक्शन के अंदर अपन मूव करते हैं, सबसे पहले अंदर पाइल, फिर उसके आगे, फिर आगे, ऐसे अपन पाइल को ड्राइव करते हैं। तो इनवर्ट से आउटर डायरेक्शन मूव करते हैं, जिससे आपकी ग्रुप एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, और पाइल्स के बीच में क्या होगी, आपकी सॉइल कॉम्पैक्टेड हो जाती है, एक्ट एज अ सिंगल स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? तो कैसे इसको यूज करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पाइल आपको ड्राइव करनी है तो आपको इनर से आउटर डायरेक्शन की तरफ जाना होगा। क्लियर हुआ? पिछली बार तो नहीं थी, इस बार का कुछ नहीं, पेपर के ऊपर जब इंस्ट्रक्शंस आएंगे तब अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 की बात कर रहे हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइएगा, in a plate load test, how is the ultimate load estimate from the load settlement curve on log graph? प्लेट लोड टेस्ट के अंदर बताइएगा, प्लेट लोड टेस्ट के अंदर बताइएगा, डायरेक्टली या ड्राइंग टेंजेंट बाय द सेकंड मेथड और 0.2% ऑफ द मैक्सिमम सेटलमेंट। 134 का बताइएगा फास्ट, क्या होगा आंसर? क्या होगा? बी राजकुमारी के लिए सर होगा बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द कर्व एट द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। लास्ट 20 सेकेंड्स फास्ट। नवीन वेरी गुड बेटा, 134 का बोल रहे हैं सर ए होगा, वेरी गुड। लोड सेटलमेंट जो कर्व होता है, लोड सेटलमेंट कर्व विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेटलमेंट के, लोड वर्सेस सेटलमेंट के। अरे सर जी सिंपल सी बात है, बड़ा सा बेसिक सी बात कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे सेटलमेंट बढ़ेगा। लोड सेटलमेंट कर्व कैसा बनता है, कुछ इस तरह से देखा है आपने, ये कर्व देखे हैं आपने,
लोड सेटलमेंट कर्व बनता है इसके अंदर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे लोड इंक्रीज करेंगे सेटलमेंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सेटलमेंट लोड इज। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। 135 देखिएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सैंपल यील्ड्स द फॉलोइंग रिजल्ट, प्लास्टिक इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, एक्टिविटी नंबर गिवन है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस कैन बी ड्रॉन। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस कैन बी ड्रॉन। बताइए, बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा सर, देखते ही आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि क्या होगा। चलिए बताइए 135 का। अरे आपने पढ़ रखी है सब चीजें, अगर आपको टेबल याद है प्लासिटी इंडेक्स की, एक्टिविटी नंबर की, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए हिंट दे दिया आपको, एक्टिविटी नंबर चेक करिए उसका पहले। इनएक्टिव, नॉर्मल एक्टिव या हाईली एक्टिव होगा, तो वहां से समझ में आ जाएगा, एक पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो बातें पता करना आसान हो जाएगा आपके लिए। बताइए लास्ट 20 सेकेंड्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सही बताइए फास्ट। अरे इतना सिंपल है, टेबल्स पता है, फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है। नवीन, राजकुमारी, प्रद्युमन, फटाक से बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। एंड टाइम विल बी स्टॉप। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। नवीन बोल रहे हैं सर आंसर होगा सी। नहीं बेटा, यहाँ पे आप गलत हो गए। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कि एक लेबोरेटरी टेस्ट किया अपन ने सॉइल के ऊपर, और सॉइल यील्ड्स कर गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस कैन बी ड्रॉन, इनमें से कौन कौन से पॉइंट सही है। यार सर, सबसे पहले देखिए एक्टिविटी कितना सर, 0.75, 0.75 से 1.25 और 1.25 से ज्यादा, ये तो पता है। एक्टिविटी नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होती है इनएक्टिव, ये होती है नॉर्मल एक्टिव, ये होती है आपकी एक्टिव। ये टेबल याद आई किसी को, सभी को। अभी तक सिर्फ नवीन का आंसर है, बाकी स्टूडेंट का आंसर भी नहीं आया अभी तक। याद आई आपको। अब यहाँ देखिए, एक्टिविटी नंबर 1.25 से अगर ज्यादा होगा तो एक्टिव होगी, तो इट इज ग्रेटर देन 1.25, बिल्कुल। तो कैसी कंडीशन होगी सर, एक्टिव सॉइल होगी, बिल्कुल। तो क्या लिखा है, सॉइल इज एक्टिव, बिल्कुल फिफ्थ हो गया। अगर फिफ्थ है सर, कंफर्म है फिफ्थ होगा, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हुआ फिर। फिफ्थ किस में, या तो ए होगा या फिर सी होगा। देखिएगा, ये एक्टिविटी की बात हुई। दूसरा बोलता है प्लासिटी इंडेक्स, जिसको बोलते हैं आईपी। आईपी की टेबल याद है किसी को, 0, 7 से लेस देन, 7 टू 17 और 17 से ग्रेटर देन, नॉन प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक और हाईली प्लास्टिक। ठीक है, तो देखिएगा सर 17 से ज्यादा, बिल्कुल। 32 जो है वो किससे ज्यादा है सर, ग्रेटर देन 17 है, तो अपन क्या बोलेंगे, हाईली प्लास्टिक। तो हाईली प्लास्टिक कहाँ है सर, ये रहा 3। तो 5 और 3 तो होगा, तो 5 और 3 तो होगा। क्लियर हुआ। तो यहां से देखिए अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है, यहां तक क्लियर सर। अरे थोड़ा गलत समझ गए, आज ग्रुप पे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर लिक्विडिटी इंडेक्स अगर 15 है, तो अब पता चला, एक टेबल बनवाई थी मैंने आपको, शायद आपको नहीं बनाई होगी, आपका रेगुलर बैच में बनवाई थी। एक टेबल होती है, देखिए कौन सी टेबल है, थोड़ा सा बता दें आपको। ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा कि चाहे 1 होगा या 2 होगा। देखते हैं अपन, लिक्विड इंडेक्स दर का 15, यहाँ तक क्लियर हो सभी को, 2 पॉइंट तो क्लियर। आईपी और एक्टिविटी यहाँ तक क्लियर, जल्दी बताइए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ तक क्लियर सभी को, बताइए। उसका टेबल बनाते हैं एक जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली टेबल है। देखिए उसमें क्या होता है, उस टेबल में होता है कि यहाँ पे लिखा होता है आपका
लिक्विड स्टेट, ये लिक्विड स्टेट, ये आपका फिर प्लास्टिक स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट होता है। ये स्टेट्स हो गए आपके। और यहाँ पे होता है आपका लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू और या कंसिस्टेंसी होती है। लिक्विड में क्या होगी सर? वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, इसमें 4 होती है, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ, हार्ड और ये हो गया वेरी हार्ड। तो 0 से वेरी सॉफ्ट है तो लिक्विड लिमिट कितनी होगी सर? 1 होगी। तो नीचे चलेंगे 1 से लेके 0.75, 0.75 से लेके 0.50, 0.50 से लेके 0.25, 0.25 से लेके 0, 0 से लेस देन और 0 से लेस देन। तो ये वेरी स्टिफ, इसको बोलते हैं वेरी हार्ड, ये होता है हार्ड और स्टिफ। तो कितना? 0.25, 0.32 किस में आएगा आपका? स्टिफ के अंदर आएगा। वेरी स्टिफ या स्टिफ के अंदर? तो स्टिफ तो है नहीं यहाँ पे, तो वेरी स्टिफ है, बिल्कुल। तो वेरी स्टिफ के अंदर आएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर हुआ? टेबल याद आई सभी को? ये टेबल होती है 1 से लेके 0.75, 75 से लेके 0.50, 0.50 से 0.25, 0.25 से 0, 0 से लेस देन, 0 से लेस देन। अगर लिक्विड इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है तो सॉइल कैसी होती है? लूज लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, ठीक है। और अगर 0 हो जाएगी तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगी, उसके बीच की रेंज होती है। तो यहाँ पे आता है आपका स्टिफ। चलिए क्लियर सभी को? जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये टेबल देखिएगा आप, ठीक है। ये बताना कोई इतना बड़ी बात नहीं है, सभी को पता होना चाहिए, शायद पॉइंट लिखवाया भी है मैंने। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। शेप की बात कर रहा है ये शेप की बात कर रहा है। बताइए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जोन इज अ logarithmic spiral shape of failure surface assumed in the case of bearing capacity analysis of C5 soil? बताइए किस जोन के अंदर? 130 का बताइए। एक्टिव जोन, पैसिव जोन, रेडियल शियर जोन या सरचार्ज जोन? बताइए फास्ट। किस जोन के अंदर क्या बोल रहा है कि लॉगरिथमिक स्पाइरल शेप फेलियर होगा सरफेस का इन केस ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी एनालिसिस ऑफ C5 सॉइल? कहां की बात कर रहा है? बिल्कुल सही है। किसने लिखा? नवीन, वेरी गुड। अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका टर्जा की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी से। वहां पे देखा था आपने, लीनियर जोन, रेडियल जोन और शियर जोन था आपका। आया याद किसी को? बिल्कुल सही है, टर्जाकी को पूछ रहा है, बिल्कुल नवीन, टर्जाकी को पूछ रहा है। देखिएगा, टर्जाकी जब थ्योरी आपने देखी होगी तो इस तरह से फुटिंग थी और इस फुटिंग के नीचे क्या बना था अपन ने? कुछ इस तरह से आपने। तो फेलियर सरफेस कहां तक? अप टू दी बेस ऑफ द फुटिंग, बेस ऑफ द फुटिंग तक एक्सटेंड होती है टर्जाकी के अंदर। ये होता है आपका कौन सा जोन? लीनियर जोन। ये रेडियल शियर जोन, ये भी रेडियल शियर जोन, और ये, ठीक है। क्लियर हो सभी को? तो ये क्या पूछ रहा है कि जो सर्कुलर सरफेस जो होगी, कौन सा लॉग स्पाइरल शेप जो होगा वो C5 सॉइल में होता है, पहली बात तो। और किस में होगा सर? इस जोन के अंदर होगा। इस जोन में कैसा होगा आपका? रेडियल शियर जोन के अंदर आपका लॉगरिथमिक स्पाइरल शेप होगा। क्लियर? चलें आगे। तो 3 जोन थे आपके टर्जा की थ्योरी के अंदर। 137 की बात करते हैं। बता सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताइए। केवल कितना सेकेंड्स? ओनली 30 seconds and your time starts now। इसमें इतना सोचना नहीं है। देखिए, वेस्टरगार्ड फॉर्मूला फॉर वर्टिकल स्ट्रेस gives greater value of stress than that by the Bosnius formula when R by Z exceed। कितना एक्सीड करेगा? अरे तो देखते ही पता चल रहा है सर। R by एक्सीड कितना सर? 1.5। बिल्कुल सही है। कंडीशंस बताई थी लास्ट 10 सेकंड से, फिर भी एक बार टाइम टाइम है, देखिए जल्दी से फास्ट। बाकी स्टूडेंट्स बताइए। वेरी गुड। किसी का आंसर नहीं आ रहा? क्या कर रहा है? सिस्टम लैग कर रहा है? क्या है चक्कर? कुछ समझ नहीं आ रहा आज। देखिए, अगर आपका KB बराबर KW हो गया तो उस पे वैल्यू कितनी होती है R बाय जेड की? ये R बाय जेड की वैल्यू होती है 1.5। अगर आपका R बाय जेड की वैल्यू इज लेस देन 1.5 है तो सर क्या होगा? KB ज्यादा होगा
के डब्ल्यू से। इफ आर बाय जेड इज ग्रेटर देन 1.5, तो क्या होगा सर, आपका के डब्ल्यू ज्यादा होगा के बी से। क्लियर हुआ? तो ये कंसेप्ट देखा था किसके रेस्पेक्ट में, 1.5 के रेस्पेक्ट में। आंसर क्या हो गया, 1.5। चलिए आगे, इन अ शेयर टेस्ट, बताइएगा इसका। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, शेयर टेस्ट वीयर टेस्ट सब आते हैं आपको, फटाक से बताइए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सिस्टम लैग कर रहा है कि इतना लेट रिप्लाई आ रहा है आप स्टूडेंट्स का, सभी का? बताइए, इन अ शेयर टेस्ट ऑन कोहेजनलेस सॉइल, इफ द इनिशियल void ratio is less than the critical void ratio, the sample will be। अरे शेयर टेस्ट के ग्राफ पता है आपको, डायरेक्ट शेयर टेस्ट के ग्राफ, उस ग्राफ से सॉल्व करना है। 138 को ग्राफ से सॉल्व करना है आपका। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। ग्राफ याद आया? डायरेक्ट शेयर टेस्ट के 4 ग्राफ थे, किस किस के बीच में, पोर प्रेशर, एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, ठीक है, एक वॉल्यूम के बीच में और एक वॉइड रेशो के बीच में। वो ग्राफ की बात कर रहा है। इनिशियली डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। 138 का बोल रहे हैं इनिशियल डिक्रीज, बिल्कुल सही है। किसका बोल रहे हैं, नवीन, वेरी गुड। देखिएगा ग्राफ कैसा बनता है सर, किसके बीच में बोल रहा है, द शेयर टेस्ट कंडक्ट किया आपने कोहेजन लेस सॉइल पे। पहली बात तो कोहेजन लेस सॉइल पे, इफ द इनिशियल वॉइड रेशो इज लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशो, इनिशियल वॉइड रेशो लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशो, द सैंपल विल बी। अरे सर इसको इस तरह से ग्राफ देखा है आपने, ये होता है डेंस सैंड के लिए और ये लूज के लिए होता है। तो क्या कंडीशन बोल रहा है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉइड रेशियो होता है, यहाँ पे स्ट्रेन होता है, और ये जो लाइन है रिप्रेजेंट करती है आपके किसको, ये क्रिटिकल वॉइड रेशियो को। ये क्रिटिकल मतलब वॉइड, वो वॉइड रेशियो जो कभी भी चेंज नहीं होता, अगर कंडीशन चेंज होती तो भी, तो क्रिटिकल वॉइड रेशियो फिक्स रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं, इफ द इनिशियल वॉइड रेशियो इज लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशियो, देन द सैंपल विल बी। सर फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, किसके बाद कोहेजनलेस सॉइल का ग्राफ होता है ये, ठीक है। फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है, ये हो गया। क्लियर सभी को? क्लियर, बिल्कुल सही है। सर आप लास्ट में भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी अभी देखते हैं, चलिए आगे। 139 का देखिएगा, बताइए, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, एज द स्टेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डेंस सैंड चेंजेस फ्रॉम प्लेन स्ट्रेन टू ट्राइक्सियल स्ट्रेन कंडीशन, द इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज। क्या बोल रहा है सर, डेंस सैंड से अपन ने क्या गए, प्लेन स्ट्रेन में गए, तो ट्राइक्सियल स्ट्रेन कंडीशन का इफेक्टिव एंगल इंटरफ्रिक्शन बढ़ेगा, कम होगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। बताइए। बताइए, बिल्कुल, किसने लिखा है आंसर, नवीन ने। केवल नवीन का ही आंसर आ गया, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं, प्रेजेंट हैं या सो रहे हैं? काफी सारे स्टूडेंट दिख तो रहे हैं ऑनलाइन। प्लेन टू ट्राई एक्सियल, बिल्कुल सही है। प्लेन टू ट्राई एक्सियल कंडीशन के अंदर क्या होता है सर, उसके अंदर आपका इफेक्टिव एंगल ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। क्यों होता है ये देखिएगा, इट विल इंक्रीजेस, क्योंकि प्लेन के अंदर आपका ट्राइक्सियल टेस्ट के अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर होता है ना, सभी तरफ से कन्फाइनिंग प्रेशर होता है, तो इससे आपका फाई क्या हो जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है। याद रखिएगा ट्राइक्सियल टेस्ट में फाई का सर इंक्रीज होता है। तो प्लेन स्ट्रेन से ट्राइक्सियल स्ट्रेन की तरफ अगर अपन चलेंगे तो क्या देखेंगे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई क्या करेगा सर, इंक्रीज करेगा। ट्राइक्सियल टेस्ट के अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर होता है जो क्या करता है, फाई को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। स्ट्रेन क्या हो जाएगा सर, जीरो स्ट्रेन हो जाएगा। अरे सब सारे डायरेक्शन में ट्राइक्सल में स्ट्रेन क्या हो जाएगा, कन्फाइनिंग प्रेशर के अकॉर्डिंग सर जीरो स्ट्रेन हो जाएगा। जीरो स्ट्रेन हो जाएगा तो फाई का एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 को देखिएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सर सॉल्व कर सकते हैं, बताइएगा फास्ट। 140 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताइए सॉल्व करके जल्दी से आंसर दीजिए। सिग्मा एन tan phi से भी देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, मोर्स कूलम्ब्स इक्वेशन से भी। द वॉइड रेशियो प्रेशर डायग्राम इज शोन बिलो द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अगर फॉर्मूला पता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का तो कुछ टफ नहीं है, सब कुछ आसान है फिर तो। सब कुछ आसान है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जल्दी से बताइए फास्ट। 140 का आंसर भी आ चुका है, सी। वेरी गुड। किसका आंसर आया है? प्रद्युमन, नवीन, बिल्कुल। डेल डी बाय डेल ई बाय डेल सिग्मा, ए भी होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? स्टॉप करिए। चेंज इन वर्ड अपन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। वर्ड रेशियो कहां दिख रहा है सर? ये रहा वर्ड रेशियो। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 0.7 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय प्रेशर 17.5 माइनस 17, ये जीरो है, ठीक है। 17.5 माइनस 17, यहाँ 0.1 बच गया, यहाँ से 0.5 हो गया, तो 1/5 हो गया। 1/5 कितना होता है सर? 0.2 होता है। 0.2 है बिल्कुल सर, 0.2 मीटर स्क्वायर पर टन। चलिए, क्लियर सभी का? कॉनकेव शेप होता है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है आपको, कॉनकेव शेप होता है। ई वर्सेस पी कर्व होता है ये। ई वर्सेस पी, लॉग कर्व नहीं होगा, लॉग होता तो सीसी हो जाता है। देखिए, ई वर्सेस पी कर्व होता है। ये प्रेशर जो है वो आपका लॉगरिथमिक स्केल पे नहीं है, देख लीजिए। क्लियर सभी को? वेरी गुड। यूनिट पता ही है अपन को। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा। अब इसको बताने में क्या दिक्कत है? सभी को पता है? बिल्कुल पता है। बताइए बिना आंसर देखिए, बताइए क्या होगा आंसर, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इतना सिंपल क्वेश्चन है। इसके सामने लिखिए 1 2 3 4 जो भी आपका ऑप्शन होगा। देखिए, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड, बिल्कुल सही है। लॉगरिथमिक वाला सीसी होता है, कंप्रेशन इंडेक्स का होता है, सही है। डेफिनेशन है, पहले में टर्म है। E is the void ratio, P is the effective stress, K is the permeability and gamma W is the unit weight। कंप्रेशन इंडेक्स का फार्मूला या किसका स्लोप होता है बताइए? वॉल्यूम चेंज mv, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी av और कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन cv। बताइए, सामने उसका सीक्वेंस लिख के बताइए। सामने उसका सीक्वेंस लिख के बताइए। 4 3 2 1 2 3 4 1 या 1 2 3 4 जो भी है। 2143 नवीन कह रहे हैं सर, अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज 2143। देखते हैं बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं। 2143 प्रद्युमन, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, फटाक से बताइए क्या आंसर होगा। इज इट 2143 और एनीथिंग एल्स? बताइए, क्या ये है 2143 होगा या कुछ अलग होगा? बताइए। 2143 अभी तक आ रहा है। अरे सर, कंप्रेशन इंडेक्स होता है सीसी, अभी डिनोट किया था कैसे, स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, और ई वर्सेस लॉग पी में होगा, लॉग सिग्मा में होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कंप्रेशन इंडेक्स सीसी। देखिए, डेल ई अपॉन में, हाँ, ये ई लॉग पी कर्व, ये फॉर्मूला हो गया उसका, बिल्कुल सही है 2। तो ये हो गया 2। एमवी वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, उससे पहले देखते हैं एवी, अभी डिस्कस किया है। एवी का मतलब क्या सर? ई वर्सेस पी, लॉग नहीं होगा, ई वर्सेस पी और कॉनकेव शेप का होगा। डेल ई अपॉन में डेल इफेक्टिव स्ट्रेस। देखिए, ई पी कर्व और डेल ई माइनस डेल इफेक्टिव स्ट्रेस माइनस के साथ, क्यों बताया था माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ने से बॉडी से डिक्रीज होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो 4 के बाद में ये हो गया आपका 4 यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट, अगर बात करें सीवी, तो क्या होता है? के इज इक्वल टू सीवी एम वी गामा डब्ल्यू, और सीवी क्या हो गया? के अपॉन में एम वी गामा डब्ल्यू। ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? देखिए, के अपॉन एम वी गामा डब्ल्यू, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला है इसका। तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब क्या हुआ? वॉल्यूम कंप्रेसर चेंज क्या होता है? एवी अपॉन वन प्लस ई नॉट, एवी अपॉन में वन प्लस ई नॉट होता है, ये फॉर्मूला वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी का। वॉल्यूम चेंज का देखिएगा, बी एवी अपॉन में वन प्लस ई नॉट। एवी को क्या लिख दिया इन्होंने? डेल ई अपॉन में डेल सिग्मा होता है और वन प्लस ई नॉट, वही कर दिया। सिग्मा को इन्होंने पी बोल रखा है, उसी को खोल दिया एवी को। एवी का फॉर्मूला आपने लिखा था ना अभी, ये रहा एवी का फॉर्मूला, इस एवी के फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दिया। तो आंसर क्या हो गया? 2143। क्लियर सभी का? वेरी गुड। प्रद्युमन एंड नवीन, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 एंड योर टाइम स्टार्ट्स
नाउ बताइएगा, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। अ क्ले लेयर 3 मीटर डीप इज sandwiched between a pervious material. The soil reaches 90% consolidation in 3 years. At other side, the same clay layer is bounded by an impervious boundary at the bottom and sand at the top. What is the time taken to this layer to reach 90 degree consolidation? बताइए। 142 का बी होगा। वेरी गुड बी होगा। नवीन बिल्कुल सही है। बाकी स्टूडेंट्स फटाक से बताइए फास्ट। और क्या फॉर्मूला लगाया, जल्दी से बताइए नवीन। फॉर्मूला क्या लगाया आपने? आंसर आपका सही है, 12 इयर्स। बताइए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया। अगर फॉर्मूला पता है तो आसान हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना, बिल्कुल आसान हो जाएगा चीजों को सॉल्व करना। बताइए फास्ट। बताइए नवीन फॉर्मूला क्या लगाया, और बाकी स्टूडेंट सॉल्व करिए। अरे बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता है तो उसको पुट करना है, आंसर आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही है, टी इज प्रोपोर्शनल टू द यू स्क्वायर और ड्रेनेज कंडीशन के। डबल ड्रेनेज सिस्टम है, बिल्कुल सही है। अरे सर क्या हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है, 2 मिनट हो चुके हैं, अब स्टॉप करिए। बताया था आपको T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू U2 अपॉन में U1 का होल स्क्वायर होता है। और या फिर क्या लिख सकते हैं, T2 अपॉन में T1 इज इक्वल टू D2 बाय T1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। T2 आपका निकल जाएगा, तो 4 इंटू 3 जा 12 हो जाएगा आपका। डबल ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि एक में क्या बोला है आपका कि सैंडविच विद इम्परवियस मटेरियल, एंड सेकंड में बोला है अदर साइड द सेम क्ले लेयर एज बाउंडेड बाय इम्परवियस बाउंड्री एट द बॉटम एंड सैंड ऑन द टॉप। तो बताइए द टाइम टेकन, तो कितना हो जाएगा आपका, 12 इयर्स होगा। बिल्कुल सही है, डबल ड्रेनेज सिस्टम है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which one of the following factor associated with the behavior of a sand mass during earthquake causing to liquefaction? बताइए कौन सा फैक्टर, फैक्टर्स पता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, आंसर अपन वहां पे डायरेक्ट देख लेंगे। फैक्टर्स पता है कि सर लिक्विफेक्शन कब होगा, सर लिक्विफेक्शन जब होगा जब आपका डिस्टर्बेंस होगा, सडन ड्रॉ डाउन और वाटर टेबल होगा, या फिर सरचार्ज आपका एक्सीड कर जाएगा आपकी सॉइल मास के ऊपर। ठीक है, सिस्मिक डिस्टर्बेंस होगा, अर्थक्वेक डिस्टर्बेंस होगा, आपका सिस्मिक डिस्टर्बेंस होगा, वाटर टेबल लोअर्स कर जाएगा ग्राउंड लेवल से, या आपका सरचार्ज, आपका इफेक्टिव सरचार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है किसके लिए, फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द बिहेवियर ऑफ द सैंड मास ड्यूरिंग द अर्थक्वेक टू कॉज लिक्विफेक्शन। चलिएगा बताइएगा क्या दिखता है इसके अंदर से। बिल्कुल ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं। बताइए कौन कौन सा आंसर सही होगा, बताइएगा। 143 का आंसर बताइए, क्या क्या आंसर सही होगा। लूज सैंड होगा, बिल्कुल लूज सैंड होगा लिक्विफेक्शन के अंदर, बिल्कुल लूज सैंड होगा, इफेक्टिव से 0 हो जाएगा। बताइए तो 143 का आंसर क्या होगा, बताइए। अरे सर सब कुछ होगा, जितनी स्ट्रेस साइकिल बढ़ेगी, जितना आपका वाइब्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा क्या लिक्विफेक्शन होगा। बिल्कुल द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से बताया था ना, अर्थक्वेक से वाइब्रेशन होता है, सिस्मिक वेव जनरेट होती है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उनकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिपेंड करेगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल, अरे सैंड, बिल्कुल सही, सैंड लूज सैंड के ऊपर क्या लिखता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्ले, तो पर गलत सैंड बोला, मतलब लूज सैंड के अंदर होता है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा। रिलेटिव डेंसिटी, बिल्कुल सर, जब डेंसिटी आपकी कम होगी तभी ये लिफ्रिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया सर, बी। 1 2 3 4 ऑल आर दी करेक्ट। क्लियर सभी को, वेरी गुड, सभी को करेक्ट 143 का। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 144 देखिएगा, जल्दी से बता दिए, केवल कितना टाइम देंगे, ओनली 30 सेकेंड्स। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। क्या है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सबमर्ज सॉइल इज ससेप्टिबल टू, मतलब इसमें लिक्विफेक्शन हो सकता है, ससेप्टिबल टू लिक्विफेक्शन अंडर अर्थक्वेक शॉक। अर्थक्वेक शॉक्स जो आएंगे, सिस्मिक लोड्स जो आएगा आपका, वेव्स जो होंगे उनके द्वारा, किस सॉइल के अंदर आपका लिक्विफेक्शन देखने को मिलेगा।
बताइए, डेंस, लूज, सॉफ्ट या फिजियड क्ले, बताइए फास्ट। बिल्कुल सही है। अरे सर, लूज क्ले के अंदर होती है, लूज सिल्ट के अंदर होगी, क्ले तो क्या होगा सर आपका। चलिए, टाइम विल बी स्टॉप, 30 सेकंड्स हो चुका है। डेंस सैंड, अरे अगर सैंड अगर डेंस है, लिक्विफिकेशन नहीं होगा, लूज सैंड के अंदर होता है आपका लूज सैंड। सॉफ्ट क्ले, क्ले तो कोहेसिव है। फिजर्ड क्ले सर, क्ले तो कोहेसिव है। सिल्ट भी कोहेसिव है, पर इसको बोलते हैं C5 सॉइल बोलते हैं, तो कोहेजन भी होता है, इंटरनल फ्रिक्शन 5 भी होता है। और लूज सिल्ट है, तो बिल्कुल लूज सिल्ट में देखने को मिलेगा आपको लिक्विफिकेशन। 144 का सी आंसर तो क्या होगा आपका, लूज सैंड होता है, वैसे तो लूज सैचुरेटेड सैंड होता है। हाँ, अगर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लूज एंड सैचुरेटेड। लूज सैंड ऑप्शन में नहीं है बिल्कुल, अगर लूज सैंड के अंदर होता है, अगर लूज सैंड ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या देखेंगे। क्ले तो हटा ही दो यहाँ से। सैंड, डेंस सैंड नहीं होगा, लूज नहीं तो डेंस तो नहीं होगा, तो फिर क्या बचा आपका लूज सिल्ट, क्योंकि इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। लूज और डेंस सैंड की दोनों की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलती है, और सिल्ट भी क्या है आपका, एक तरह से फाइन ग्रेन सॉइल है। बताइए, कंसीडर फॉलोइंग क्ले मिनरल्स। बिल्कुल, केवल 30 सेकेंड्स, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, which of the following clay minerals, keolite, elite, montmorillonite, which of following is the correct sequence of mineral given the increasing order of their grain size? Increasing order of their grain size, बताइए क्या होगा 140 का आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ग्रेन साइज। जल्दी से बताइए, तो ये मैं नहीं बताऊंगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बिल्कुल सही, नवीन, वेरी गुड। साइज के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफाई करते हैं सर, साइज के अकॉर्डिंग, प्रद्युमन वेरी गुड, ए होगा बिल्कुल, ए होगा। अगर अकॉर्डिंग टू अगर साइज क्लासिफाई करेंगे तो केओलिनाइट पहले आएगा, फिर इलाइट आएगा, और फिर मोंटमोरोलाइट आएगा साइज के अकॉर्डिंग। तो ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन साइज, तो याद रखिए ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग ये होगा ऑप्शन, ऑप्शन आपका, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइका, ये तो आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट करिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, माइका इज अ क्ले मिनरल, rock dust particle even of clay size are non-plastic, a particle of kaolinite is electrically charged, which of these statement are correct? माइका क्ले मिनरल लगा, अगर ये पता है आपको तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर आपको पता है कि अगर माइका क्ले मिनरल है या नहीं है। 146 का क्या आंसर होगा, बताइए। बिल्कुल, प्रद्युमन, नवीन, 146 का आंसर बिल्कुल सही है। क्या कह रहे हैं सर, माइका इज नॉट अ क्ले मिनरल, ठीक है, माइका क्ले मिनरल नहीं है, ये याद रखिएगा। एक इग्नस रॉक होता है माइका, क्या है, माइका इज अ टाइप ऑफ इग्नस रॉक। माइका इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक का टाइप है ये, क्ले मिनरल नहीं है। अगर ये पता चल गया हमारे को तो आंसर क्या है, 2 और 3, क्योंकि वन एलिमिनेट कर दिया, वन देखो यहाँ से एलिमिनेट है, यहाँ से एलिमिनेट है, यहाँ से एलिमिनेट हुआ, तो क्या बच गया 2 और 3। तो रॉक डस्ट पार्टिकल्स इवन ऑफ क्ले साइज आर नॉन प्लास्टिक, अरे चाहे कुछ भी हो जाए, अगर रॉक के पार्टिकल क्ले साइज के भी होंगे तो भी प्लास्टिक नहीं होंगे, वो दे आर नॉन प्लास्टिक, बिल्कुल सही। द पार्टिकल ऑफ केओलाइट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज, बिल्कुल, केओलाइट हुआ, मोंटमार्ट, सभी क्या इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं ये, कोई न्यूट्रल होता है नेगेटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 को देखिएगा। फॉर्मूला पूछा है, बताइए, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर्मूला पूछा है आपको, जल्दी से बताइएगा क्या होगा 147 का, बताइए। Which of the following relation gives the value of degree of saturation in terms of unit weight, water content and specific gravity of salt solids, बताइए।
बताइए फास्ट, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 147 की बात कर रहे हैं, 46 नहीं बेटा, 7 की बताइए फटाक से। 147 का आंसर क्या होगा? छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना, डिराइव करना, एक लाइन का है, आंसर आ जाएगा आपका। 147 का आंसर आ गया। किसका सबसे पहला आंसर आया है? नवीन का। सर अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज सी। थोड़ा सा गलती हो गई है। चलें अब। बी। नवीन बोल रहे सर बी होगा, जितेंद्र बोल रहे ए होगा। अरे ए बी सी नहीं होगा, डी होगा, देखिएगा कैसे। एक फॉर्मूला पता है सर हमारे को, गामा इज इक्वल टू जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। और ये जो एस ई है, इसको अगर एक और फॉर्म की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं? ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी लिख सकते हैं। तो ऐसी को अगर डब्ल्यू जी लिख सकते हैं तो इसकी जगह डब्ल्यू जी पुट कर दीजिए, तो जी डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, तो क्या होगा? कॉमन हो गया जी 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला भी होता है ना, बताया था आपको। तो कैसे बनता था? वो यहीं से बनता था। अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है अपने को? अरेंज करना है, देखिएगा। 1 प्लस ई में इधर ले गया, और जी 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन में क्या लिख दिया मैंने? एक गामा लिख दिया। और ई क्या होता है? तो ई एस अगर डब्ल्यू से ई क्या लिख सकते हैं सर? डब्ल्यू जी बाय एस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस जी डब्ल्यू बाय एस, या डब्ल्यू जी बाय एस। और इज इक्वल टू कितना हो गया? जी 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन में गामा। ये रिलेशनशिप हो गया, दिख रहा है सभी को। अब सर ये रिलेशनशिप होने के बाद में क्या करना है? हमें ये करना है कि इसको डिवाइड कर देना है जी से, डिवाइडेड बाय जी। जी से जब डिवाइड करोगे, देखिए क्या आ रहा है आंसर, बताइए फास्ट। जी से डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या आ रहा है? देखिए, एस के टर्म्स में निकालना है आपको, एस के टर्म्स में निकालना है। तो साफ दिख रहा है सर, यह गामा डब्ल्यू बाय गामा आएगा, ठीक है। और तो ये बनेगा यहाँ से, तो इसको सॉल्व करिएगा थोड़ा सा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। या लास्ट आपको स्टेप पे लाके अपन ने स्टॉप कर दिया है। यहाँ से फॉर्मूला बना जी 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, और 1 प्लस ई को इधर लेके गए और गामा को नीचे ले गए। ई की जगह क्या लिखना है सर? डब्ल्यू जी बाय एस। इसको पुट करिएगा, इसको पूरी इक्वेशन को जी से डिवाइड करिएगा, पूरी इक्वेशन को जी से डिवाइड करना है बोथ साइड, और उसका रीअरेंज कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद में डिवाइड करना है किसकी तरफ? बोथ साइड में, दोनों साइड में डिवाइड होगा तभी तो। अरे किसी भी मैथमेटिकल चीज होती, किसी भी अगर इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना होता है, आपको किसी भी इक्वेशन को आपको इक्वेट करना होता है, क्या करते हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देंगे सेम वैल्यू से, या लेफ्ट साइड राइट साइड को डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम, ताकि वो इक्वेशन डिस्टर्ब ना हो। तो बोथ साइड कर देंगे और फिर रीअरेंज कर दीजिएगा, रीअरेंज कर दीजिएगा तो आंसर मिल जाएगा आपको डी। क्लियर है? करके देखिएगा एक्सरसाइज। चलते हैं आगे, देखिएगा। बिल्कुल ये बता सकते हैं, जल्दी से बता दीजिए। अरे रिपीटेड क्वेश्चन आने लग गए, अब फटाक से बताइए। ये सभी क्या है सर? रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, फास्ट। देखिए, मैच लिस्ट वन will list second, select the correct answer using the code given below, स्मूथ व्हील रोलर, शीप फुटेड रोलर, न्यूमेटिक टाइप रोलर एंड रैमर। बताइए। सबका पता है स्मूथ व्हील रोलर कस्ट रॉक एंड एग्रीगेट्स के लिए होता है, ग्रेवल्स के। शीप फुटेड रोलर क्लेई सॉइल के लिए होता है, न्यूमेटिक टाइप इसके लिए सिल्ट के लिए, रैमर क्या होता है आपका? ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए। बताइए फास्ट। ए बी सी डी के सामने लिख दीजिए, 2 3 4 1, 3 2 4 1, 1 2 3 4, जो भी आपका है। नहीं आ रहा बॉस? देखिएगा, सॉल्व करिएगा, आएगा, कैसे नहीं आएगा? एस की वैल्यू, तो क्या आ रहा है? नहीं आ रहा तो वो बता दीजिए, क्या बन रहा है? भाई लास्ट स्टेप वही है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। फिर क्या आ रहा है? वो नहीं आ रहा तो ये कंसेप्ट पूरा सही है। अगर जो आ रहा है वो लिख दीजिएगा, पर जहां तक 99% वही आना चाहिए, डी। हाँ, नवीन का आंसर 2143। वेरी गुड। 48 का सर नवीन का आ रहा है सर 2143। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, 2143 बताइए बाकी स्टूडेंट्स क्या होगा? जल्दी से, फास्ट। प्रद्युमन, राजकुमारी, जितेंद्र बताइए क्या होगा आंसर?
2134, देखिए यहीं पे कंफ्यूजन हो गया, 2143 एंड 2134। तो चलिए देखते हैं 148 का है क्या, ऐसे आपके आंसर भी है क्या कुछ इस तरह से जो आप बता रहे हैं? 2143 जो बोले नवीन, और 2134, 2134 तो नहीं है, 2143 तो है, देखिए 2134 नहीं, 2143 है तो 2143 हो सकता है फिर तो। देखिएगा, क्लियर हो राजकुमारी? आपका जो था वो ऑप्शन में नहीं है, तो कहीं थोड़ा सा दिक्कत होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, देखिए स्मूथ व्हील रोलर, स्मूथ व्हील रोलर किसके लिए होगा? कॉम्पैक्टिंग कोर्स ग्रेन सॉइल्स, बिल्कुल सही, मोस्ट सुटेबल कॉम्पैक्टिंग कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। तो टू हो गया, तो ए का टू, ए का टू हो गया। शीप फुटेड क्या होता था? शीप फुटेड, इसमें आपको प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, ये प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक क्ले सॉइल के लिए होता है। देखिएगा, कोहेसिव सॉइल बोल सकते हैं, और कोहेजन लेस सॉइल है बाकी सर, कॉम्पैक्शन ये कोहेजन लेस है, और ये मोस्ट कोहेसिव सॉइल, बिल्कुल ये बोल सकते हैं। तो 2-1 हो गया, तो ये कहां तक सभी का सही है? 2-1। आरएसएमबी में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? आरएसएमबी में नेगेटिव मार्किंग डिपेंड करेगा जो आपके इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, पिछली बार नहीं थी तो अपन अभी तक तो मान के चले नहीं होगी, पर इंस्ट्रक्शंस जो आएंगे उस पर पढ़िएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करिएगा। हाँ, 2-1 तक बिल्कुल सही है, 2-1 राजकुमारी, प्रद्युमन एंड सभी का सही है, नवीन का। अब आ रहा है दिक्कत सर इसके अंदर, सी और डी में, न्यूमेटिक टाइप टायर रोलर और रैमर, देखिए दोनों ऑप्शन पढ़िए। यूज ऑफ कॉम्पैक्टिव सॉइल इन कन्फाइंड प्लेन्स और सुटेबल फॉर बोथ कोइजन एंड कोइजन सॉइल, बताइए डी का क्या होगा? डी का क्या दिख रहा है सभी का? 2143 बोल रहे हैं आप, डी का क्या होगा? अरे बिल्कुल 4 होगा ना, 4 होगा कि 3 होगा? जल्दी से बताइए, फास्ट। रैमर और न्यूमेटिक सॉइल, बताइए। 2143 होगा, बिल्कुल 21 क्या होगा? यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि न्यूमेटिक टायर रोलर जो होता है, इट इज सुटेबल फॉर बोथ कोइजन लेस एंड कोइजिव सॉइल, लिखा तो था वहां पे, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले के लिए, बट स्पेशली सिल्ट के लिए लिखा था, सुटेबल फॉर बोथ कोइजन लेस एंड कोइजिव सॉइल, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका। और यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल इन कन्फाइंड प्लेन्स, जहाँ पे आपको क्या प्लेसेस कन्फाइनिंग करनी है, वहां पे रैमर का यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्पैक्टिंग सॉइल्स ऑफ कन्फाइनिंग प्लेस, तो ये हो गया थर्ड, तो ये 2143 हो गया आंसर, क्लियर। टू कन्फाइनिंग एरियाज में रेमर को यूज करते हैं। चलिएगा, बताइए, इसको भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी कुछ इस तरह का ही जो अभी अपन ने पढ़ा था, फटाक से बता दीजिए, विद इन 1 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाक से 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए। अगेन, वेट क्ले एंड सिल्ट, क्रश्ड रॉक, क्रश्ड रॉक, एंड द नेक्स्ट वन इज दी फिल सॉइल्स एंड सैंड, बताइए 149 का क्या होगा? बिल्कुल, किस किस का आ गया, जल्दी से बताइए, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3-1, क्या लिख रहे हैं? 3241, डी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? नवीन बोल रहे हैं, देखिएगा, देखते हैं। नवीन भूल चुके हो क्या? देखिए क्या होगा, देखते हैं, लास्ट 2 सेकेंड्स टाइम विल बी स्टॉप। देखिए, यहां से मैच करना स्टार्ट करते हैं केवल। वेट क्ले एंड सिल्ट, सिल्ट की बात आ गई तो न्यूमेटिक हो गया, सैंड वाइब्रेटर हो गया, क्रश रॉक स्मूथ व्हील हो गया, फिल सॉइल ग्रेट रोलर हो गया। तो क्या बन गया आपका? ए का ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3142 कौन सा है? ये रहा बी ऑप्शन। कैसे, कहाँ दिक्कत आई? सॉरी, बी होगा। हाँ, 3142 होगा ना, क्योंकि वेट क्ले एंड सिल्ट के लिए न्यूमेटिक होता है, सिल्ट के लिए, क्रस्ट रॉक एंड ग्रेवल्स के लिए स्मूथ व्हील होता है, जो आपका स्मूथ वाला व्हील होता है जो आपका पेमेंट्स पे यूज आता है, और फिल सॉइल के लिए ग्रेड रोलर होता है, और सैंड के लिए वाइब्रेटर्स होता है ना। सैंड इज बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय यूजिंग द वाइब्रेटर्स, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, सैंड आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय यूजिंग वाइब्रेटर्स, बिल्कुल सही है, सॉरी सर, बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। A soil mass under seepage has a downward flow of water. Which of the following statements are correct with regard to stress at a point in the soil mass? Effective stress decreased by the amount equal to the seepage force.
Effective stress increased by the amount equal to seepage force. Total stress will change. Total stress is unaltered. बताइए 150 का क्या होगा? ऑप्शन देखिए गड़बड़ हो जाता है। 150 का क्या होगा? डी होगा। नवीन कह रहे सर 150 का डी होगा। देखते हैं। जल्दी बताइए फास्ट। अरे बड़ा ही सिंपल होगा। सी नहीं होगा बेटा, डी ही होगा। डी ही होगा। कैसे? जल्दी से बताइए। राजकुमारी बोले डी। देखिएगा, एक रिलेशनशिप पता है हमारे को कि सर जब पोर प्रेशर बढ़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, अगर पोर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इसमें रिलेशन कैसा होता है 1 अपॉन में यू, पोर प्रेशर बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा। तो यहाँ क्या लिख रहा है? इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट ऑफ द सीपेज। अरे सर पोर प्रेशर जब डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्या बोल सकते हैं 150 का? तो बोल सकते हैं इन केस ऑफ डाउनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर द पोर प्रेशर इज डिक्रीजेज। पोर प्रेशर इज डिक्रीज। अरे फ्लो कर रहा है ना, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है वाटर का, वाटर बह रहा है तो एच कम होगा। यू क्या होता है? एच गामा डब्ल्यू होता है। अगर एच कम होगा हमारा, फ्लो कर रहा है तो यू भी कम होगा। अगर यू कम होगा तो रिलेशनशिप बताया आपको जनरलाइज फॉर्म के अंदर, तो क्या बोल देंगे? अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप इफ यू इज डिक्रीजेस द पोर प्रेशर विल बी इंक्रीजेस। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ द इक्वल सीपेज ऑफ द फोर्स। कितना? जितना कि जितना आपका सीपेज फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 हो गया आपका। यहाँ से तो आंसर क्या होगा? ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बी होगा या फिर डी होगा। देखिएगा इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा बट पोर प्रेशर चेंज हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है, या ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस पे क्या हो? टोटल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि किस पे डिपेंड करता है? एच इंटू गामा डब्ल्यू। एच इंटू गामा ऑफ द सॉइल पे डिपेंड करता है। एच ऑफ द सॉइल और गामा ऑफ द सॉइल पे डिपेंड। सॉइल की हाइट तो सेम है, सिर्फ वाटर ही तो वेरी कर रहा है, तो ये टोटल स्ट्रेस विल बी अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होगा। तो 2 और 4 ऑप्शन करेक्ट इज डी। क्लियर हो सभी को? डी होगा। डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है वाटर का, तो वाटर क्या कर रहा है सर? वो सीप आउट कर रहा है, तो हेड ऑफ द वाटर कम हो रहा है। अगर हेड ऑफ द वाटर कम होगा तो यू भी कम होगा। यू कम होगा आपका, यू अगर कम होगा, देखो यहाँ लिख रहा है यू अगर कम होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जैसे बोला इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, सर बिल्कुल सर है। और अमाउंट ऑफ द इक्वल अमाउंट ऑफ सीप, जितना फोर्स सीप करेगा उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। पर टोटल स्ट्रेस किस पर डिपेंड करता है? एच ऑफ द सॉइल एंड द गामा ऑफ द सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है। सॉइल तो फिक्स है ना, हाइट सॉइल की थोड़ी कम है, सॉइल तो उतना ही है, वाटर सिर्फ ड्रेन आउट कर रहा है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 150 पे देखिएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए फास्ट बताइए क्या आंसर होगा। इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट void ratio decreases from 0.80 to 0.70 when the load was changes from 80 kiloton per meter square to the 40 to 80। what is the compression index? सीसी की बात कर रहा है। सीसी का फॉर्मूला लगाइए, फास्ट आंसर आ जाएगा। सीसी का फॉर्मूला पता है ना, ई लॉग पी कर वाला होता है फॉर्मूला, लगा दीजिए आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बताइए फास्ट। बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से। 0.33। वेरी गुड नवीन प्रद्युमन, वेरी गुड आंसर है 0.33। बहुत ही बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड स्टूडेंट, फास्ट करिए, थोड़ा सा फास्ट। टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा सर सीसी की बात कर रहा है, सीसी कर्व बनता है किसके बीच में है? वॉइड रेशो वर्सेस लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में बनता है आपका। बिल्कुल फॉर्मूला क्या होता है? सीसी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन होता है ये, बिल्कुल फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन वॉइड रेशो डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा फाइनल अपॉन में सिग्मा इनिशियल, या सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 जिसको बोलते हैं। वॉइड रेशो कितना था? चेंज इन 0.80 माइनस 0.70। चेंज कितना? इनिशियल माइनस फाइनल। लोड वाज चेंजेस फ्रॉम 40 टू 80, तो क्या लिखेंगे? लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 सिग्मा 2। फाइनल कितना हो गया सर? 80 हो गया, स्टार्टिंग में था 40। तो यहाँ से देखिए 0.10 डिवाइडेड बाय लॉग कितना हो जाएगा? लॉग 2 की वैल्यू याद होनी चाहिए, तो यहाँ से
3-3 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड। चलिए चले आगे, बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइएगा। बहुत कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। देखिए और आंसर देखते ही आंसर दे दीजिए फास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट द सैंपल टेस्टेड हैज हाइट h, water content has a w, specific gravity is g. After increasing the load by an increment of del p, the height decreases from del h. Which one of the following expression correct change the void ratio? बताइए, फॉर्मूला यार एक कर चुके हैं। डेल एच बाय एच, डेल ई अपॉन में 1 + E0 वाला कंसेप्ट है, समझ में आया? 152 का बी। वेरी गुड, 152 का बी। समझ में आया कौन सा फॉर्मूला था? बिल्कुल आंसर हो गया आपका बी। स्टॉप करिए, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पढ़ा था ना, डेल एच अपॉन में एच इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशो, सेटलमेंट फाइंड आउट करना। डेल ई अपॉन में 1 + E0। ये क्या पूछ रहा है? डेल ई निकालना है। देखो डेल ई को यही रहने दिया तो क्या हो गया? डेल एच 1 + E0 डिवाइडेड बाय एच। देखिए सबसे पहले ऊपर कहाँ से डेल एच आ रहा है? बिल्कुल कहाँ कहाँ पे आ रहा है? केवल इसमें नहीं आ रहा, नीचे नहीं आएगा, ऊपर आएगा। देखिए डेल एच, तो ये वाला गलत हो गया, ये दोनों गलत हो गया। अब देखिए डेल एच ऊपर आया, बिल्कुल इसमें भी डेल एच ऊपर है, बिल्कुल सही है। एच नीचे, एच नीचे। अब 1 + E का ई एस इक्वल टू क्या कर सकते हैं सर? डब्ल्यू जी कर सकते हैं। तो ई क्या हो जाएगा सर? डब्ल्यू जी हो जाएगा। इसे डब्ल्यू जी पुट कर दीजिए, आंसर क्या होगा? बी हो गया ना आपका। ठीक है, डेल एच अपॉन में 1 + W g ऊपर आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने? ई एस डब्ल्यू जी। तो आंसर क्या हो गया? बी। सभी है करेक्ट, वेरी गुड। बिल्कुल कंसोलिडेशन क्या बोला था? एट एवरी पॉइंट ऑफ कंसोलिडेशन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। एस के लिए 1 होती है, क्योंकि हर पॉइंट पे उनका सॉइल कैसे फुली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर है, हर वॉइड्स के अंदर क्या आपका वाटर है। क्लियर हुआ? तो बताया था आपको, किसी भी स्टेज पर अगर आप टेस्ट को रोकेंगे तो वहां पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या मिलेगी सर? एक ही मिलेगी, 1 ही मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 153 पे देखिएगा अगेन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स, नाउ। बताइए, consider following scenario: sand with its void ratio higher than its critical void ratio increase in volume when sheared. ये भी पढ़ा था। The sand with its void ratio less than the critical void ratio increase in volume when sheared. For sand at critical void ratio the volume change during shear is minimum. बताइएगा क्या होगा 153 का? 135 का आंसर हो गया, ए बोल रहे हैं। 153 का आंसर बोल रहे हैं ए। कौन बोल रहे हैं? प्रद्युमन ए बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं सी होगा। अरे बेटा, अभी तो आपको सॉल्व कराया था, इतनी जल्दी फिर भूल गए क्या? क्या बोल रहा है ये? अरे इन लूज सैंड द इनिशियल वॉइड रेशियो इज मोर देन द क्रिटिकल। लूज सैंड का ग्राफ देखा था ना आपने? 2 ग्राफ देखे थे। ये लूज सैंड का होता है और ये डेंस सैंड का होता है। लूज सैंड के अंदर क्या होता है सर? इनिशियल वॉइड रेशियो ज्यादा होगा ना ई क्रिटिकल से। ई इनिशियल इज ग्रेटर देन ई क्रिटिकल होगा, इसमें वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जाएगा। तो देखिएगा, अ सैंड विद द वॉइड रेशियो लेस देन द क्रिटिकल वॉइड रेशियो इंक्रीज इन द वॉल्यूम। बिल्कुल, अरे ये तो बात कर रहे हैं किसकी? अगर वॉइड रेशियो जो है आपका लेस है क्रिटिकल, इसमें वॉइड रेशियो ज्यादा है ना, वॉइड रेशियो अगर ज्यादा है ना तो क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होता है लूज सैंड के अंदर। पर ये बात कर रहे हैं नीचे वाले की, ये बात कर रहा है कि जब अगर आपका वॉइड रेशियो ज्यादा हो जाएगा, जब आपका वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा? आपका लेस हो जाएगा। इसमें ज्यादा है, इसमें अगर लेस हो जाएगा, उल्टी कंडीशन क्रिटिकल वॉइड रेशियो से, तो वॉइड रेशियो फिर कम होने से क्या होगा? वॉल्यूम सर इंक्रीज हो जाएगा। तो इनकी जगह बिल्कुल सही है। फॉर स्टैंड एट ए क्रिटिकल वॉइड रेशियो द वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग शियर इज मिनिमम। क्रिटिकल वॉइड रेशियो पे क्या होता है? वॉइड रेशियो जिसके ऊपर चेंज क्या होगा? मिनिमम क्या? वो लगभग 0 के बराबर होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे जिसके ऊपर आपका शेयरिंग करने के ऊपर नो चेंज होगा वॉइड रेशियो, उसको बोलेंगे आपका
critical void ratio. Clear हुआ? On shearing there will be no change in the void ratio is known as critical void ratio. आंसर क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? आंसर जब दोनों ही सही है तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया आपका। चले अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। समझ में आया? तो ये वॉइड रेशो के जो ग्राफ है, वॉइड रेशो क्या मतलब, डायरेक्ट स्टेट के जो टेस्ट के जो ग्राफ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो लूज स्टैंड के अंदर वॉइड रेशो ज्यादा था क्रिटिकल से, तो डिक्रीमेंट हुआ वॉल्यूम का, वॉल्यूम डिक्रीज होता चला गया। ये बोल रहा है कि वॉइड रेशो क्या था, ज्यादा इसमें लेस था तो इंक्रीज होता चला जाएगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा इंक्रीज होता चला जाएगा। और क्रिटिकल वॉइड रेशो वो पॉइंट है जिसके ऊपर अपन क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेसिंग करने पर, स्ट्रेस लगाने पर, शेयरिंग करने के ऊपर भी आपको वॉइड रेशो में कोई चेंज नहीं, उसको बोलेंगे क्रिटिकल वॉइड रेशो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154 देखिएगा। देखिए इन दोनों को पढ़ लीजिए पहले 154 का, पहले 2 पॉइंट ये पढ़िए फिर 2 पॉइंट वो पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आंसर। देखिएगा योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या कहना चाह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी शेयरिंग रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। शेयरिंग रेजिस्टेंस का फंक्शन है क्या इफेक्टिव स्ट्रेस का? इफेक्टिव स्ट्रेस फेलियर प्लेन गवर्न्स द शेयरिंग रेजिस्टेंस एंड नॉट द टोटल स्ट्रेस। तो टू सॉइल्स इक्वल डेंस कंसिडर्ड टू सेम इफेक्टिव स्ट्रेस विल शो डिफरेंट शेयर रेजिस्टेंस विद ड्रेनेज एंड ड्रेन कंडीशन। बताइए पहले दो में से क्या सही है कि गलत है, बताइए फास्ट। पढ़ लिया आपने? इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन है बिल्कुल। चलिए पढ़ चुके हैं अब ये 2 पॉइंट, ये पढ़िएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और क्या बोल रहे हैं। द पीक, द पोस्ट पीक ड्रॉप ऑफ अ in shearing resistance is less pronounced in over consolidation clay and more in normally consolidated clay at same effective stress। बताइएगा, बताइएगा 154 का आंसर क्या होगा? 154 का आंसर क्या होगा? बताइएगा 154 का आंसर क्या होगा आपका? 1 2 3 ऑल करेक्ट या 1 3 करेक्ट, 1 2 करेक्ट या 2 3 करेक्ट? बताइए फास्ट। वीडियो रुक गया, रिफ्रेश कर लीजिए पेज को। जल्दी से पेज को रिफ्रेश कर लीजिए फटाक से और एक बार कमेंट कर दीजिए अगर सही हो गया तो आगे अपन डिस्कस करते हैं आगे क्वेश्चंस। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स। रिफ्रेश करिए बेटा पेज को और कमेंट करिए। क्लियर है या वीडियो में बफरिंग तो नहीं हो रही? जल्दी से बताइए फास्ट। सही है, चलिए। बताइए आंसर क्या होगा? बताइए फास्ट। अगर सबका सही है, प्रद्युम्न बोले सर सी होगा। क्यों होगा सी? क्या रीजन है कि थर्ड गलत है? बताइए वाई द ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट। बताइए। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आप बोल रहे हैं सर फर्स्ट एंड सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा। तो बताइए क्यों थर्ड ऑप्शन गलत है? कुछ तो रीजन होगा इसका। 1 2 नहीं देखा आपने? अरे यार, 1 2 नहीं देखा, देखिए फटाक से देखिए।
प्रद्युमन रीजन बताइएगा क्यों आपका थर्ड गलत है, जल्दी से। ये रहा 1 2, जल्दी देखिए नवीन फास्ट। ये क्वेश्चंस कम बन रहे हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चंस कम बनेंगे राजकुमारी, क्योंकि ये क्वेश्चन ईएससी के हैं। इनमें से जितना समझ में आता है उतना आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, वही काफी है इतना, ठीक है। जो सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन है वो तो सब बन रहे हैं, कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनमें जो कंसेप्ट अगर समझ में आया है उस कंसेप्ट को नोट कर लीजिए। आपको लगता है कि हाँ इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है तो कंसेप्ट या उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ लिया नवीन क्वेश्चन, चलिए बताइए थर्ड क्यों गलत है। ओवर कंसिडर क्ले जो रिएक्ट करती है किसकी तरह, डेंस क्ले की तरह रिएक्ट करती है, तो उसका प्रोनाउंस पीक जो होता है वो लो नहीं होता है, वो क्या होता है, हाई होता है। ओवर कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर आपने पहले इफेक्ट से ज्यादा लगा दिया था पास्ट में प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, और ओवर कंसोलिडेशन पास्ट इज मोर देन द प्रेजेंट अप्लाइड इफेक्टिव स्ट्रेस, तो लेस प्रोनाउंस नहीं मोर प्रोनाउंस होता है। इट विल एक्ट एज अ डेंस सैंड की तरह, डेंस कंडीशन की तरह रिएक्ट करती है, इसलिए ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए नवीन चलते हैं आगे, 155 पे चलिएगा, बताइए। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। Stress path is a locus of stress point developed by stress change in the soil and can be obtained by the Morse circle. Stress path can be used to determine the intensity of stress at a point due to the application of uniform applied circular loading area. Stress path is a value is given inside into probable soil represent the क्या लिख रखा है, probable soil response, particularly if a part of the previous history stress path can be reproduced. Which of the following statement is correct? बताइए इन तीनों में से स्ट्रेस पाथ, स्ट्रेस पाथ क्या है, ये यही तो नहीं पता, बताइए स्ट्रेस पाथ क्या है, किस किस को पता है स्ट्रेस पाथ क्या है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 155 का। बताइए किसी को पता है स्ट्रेस पाथ क्या होता है, अगर स्ट्रेस पता है तभी तो आगे क्वेश्चन कर पाओगे। किसी को नहीं पता जल्दी से बताइए, यस या नो, नो तो बताइए नहीं पता। चलिए सुनिए, मोर सर्किल बनाते हैं आपका, मोर सर्किल बनाते हैं अपन, तो ये कुछ मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिए, ठीक है। नंबर ऑफ सर्किल्स अपन ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग स्ट्रेस कंसिडरेशन के ऊपर। अब इन स्ट्रेस कंसिडरेशन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है ना, जो सर्किल को जोड़ेगी, चाहे ये इससे हो चाहे फिर इस तरह से हो, तो ये जो लाइन इनको जोड़ेगी इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रेस पाथ। इनको क्या कहते हैं हम, स्ट्रेस पाथ कहते हैं। अब बताइए, अब रिलेट कर पाएंगे, मोर सर्किल तो है, मोर्स सर्कल है ये, देखिएगा क्लियर हुआ सभी को। प्रद्युमन नवीन, स्ट्रेस पाथ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग, तो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस पाथ इज द कर्व और स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द रिलेवेंट स्ट्रेस पॉइंट इन इज कॉल्ड द स्ट्रेस पाथ। जो क्या करती है, क्लियर रिप्रेजेंटेशन करती है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को, क्लियरली रिप्रेजेंट करती है स्टेट ऑफ स्ट्रेस को। नहीं होगा शायद ये क्वेश्चन आपसे, मुझे जहां तक लग रहा है, ठीक है। इसमें देखिएगा, stress by the locus of stress point developed by the stress changes in the soil and can be obtained from the Mohr circle। locus नहीं है, locus of stress points, stress points का locus नहीं है, वो stress point को connecting करती है line, by the stress changes in the soil can be obtained by the Mohr circle। हाँ Mohr circle, Mohr circle से बनता है, बात सही, but it is not a locus stress path। stress path can be used to determine the intensity of stress at a point due to the application of uniform applied circular loaded area। अरे लोड लगने के ऊपर वो इंटेंसिटी स्ट्रेस को डिनोट करती है, बिल्कुल करती है। देखिए ना कि अलग अलग स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर उसने डिनोट कर दिया आपको अलग अलग पाथ, बिल्कुल सही है। स्ट्रेस पाथ एज अ वैल्यू इन गिवन इनसाइट इनटू द प्रोबेबल सॉइल रिस्पांस पर्टिकुलर इफ इट इज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रेस पाथ कैन बी रिप्रोड्यूस। अगर हमारे को पहले पता है
कि पहले स्ट्रेस पाथ की हिस्ट्री क्या अपना आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मोर सर्किल, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है द स्ट्रेस पाथ हैज अ वैल्यू, एक वैल्यू है, इज गिवन इनसाइड इनटू अ प्रोबेबल सॉइल। ठीक है, इस रेस्पॉन्स पर्टिकुलरली इट पार्ट दैट प्रीवियस हिस्ट्री स्ट्रेस पाथ कैन बी रिप्रोड्यूस, बिल्कुल। तो सी, तो 2 और 3 करेक्ट है, इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका? डी, बिल्कुल सही है। चलिएगा, देखिए न्यूमेरिकल है तो आसान आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बताइएगा। टाइम स्टार्ट नाउ। ब्रोसिनस इक्वेशन के ऊपर फॉर्मूला पता है हमारे को, 3/2 पाई 1/(1+r/z)² चलिएगा, करिए सॉल्व। ब्रोसिनस कांस्टेंट बता दिया आपको, और क्या हो गया? Q/z², K × Q/z², Q/z² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या होगा फास्ट। सब कुछ चीजें गिवन है, लोड गिवन है आपको, क्यू गिवन है 650 किलोन्यूटन अप्लाइड ऑन द थिक लेयर ऑफ द क्ले यूजिंग बॉसिनस इलास्टिक एनालिसिस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट वर्टिकल स्कैटर डेप्थ, जेड दे रखा है। डेप्थ का मतलब क्या हो? जेड 2 मीटर, एंड रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल्स 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ये तो होता है, सब कुछ पता है। आर, जेड और क्यू पता है, यही 3 चीजें होती है पूरे फॉर्मूले के अंदर, बस ये पता है। पाई तो कांस्टेंट है, पुट करिए, आंसर आ जाएगा सिग्मा जेड का। बताइए क्या आंसर आ रहा है। बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपन। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में सब वैल्यू बता दी मैंने। क्यू 650 है, डेप्थ 2 मीटर है, रियल डिस्टेंस 1 मीटर है। तो बताइए क्या होगा, आंसर क्या होगा। कैलकुलेटर का यूज कर लीजिए, अभी तो कर सकते हैं। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा नहीं बिना कैलकुलेटर के, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, 5/2 की पावर है। बेटा 5/2 की पावर को सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएगी, पर अभी कैलकुलेटर है, सॉल्व करिए, काम आएगा कहीं ना कहीं। कैसे वैल्यू पुट करते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, थोड़ा सा रिवाइज होगा। जल्दी से बताइए, लगभग 2 मिनट होने वाले हैं आपके, और आपका अभी तक आंसर नहीं आया। फॉर्मूला मैंने बता दिया, सिर्फ वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई तो करना है। जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। फॉर्मूला पता है, क्यू है 650, डेप्थ है 2 मीटर, रेडियल डिस्टेंस है 1 मीटर, इसको पुट करिए। बिल्कुल, किसका आंसर आ रहा है? अच्छा, फॉर्मूला लिखा है आपने तो। कैल्सी नहीं है सर, ओके चलिए छोड़िए, अगर कैल्सी नहीं है तो छोड़िए, मैं बताता हूँ कैसे करना है। सिंपल सा इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। क्या करना है, सिग्मा जेड, बॉसिनस तो के भी आ जाएगा, बॉसिनस कांस्टेंट तो के भी आ जाएगा, के बी Q/z², और के बी का Z², के बी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 पाई 1/(1+r/z) का होल स्क्वायर की पावर 5/2 होता है। कितना? 5/2। 3/2 किसमें होता है? वेस्टरगार्ड में होता है। तो पुट कर दीजिए बस, के बी की जगह 3/2 पाई Q/z। क्यू कितना है? 650। डेप्थ कितना है? 2 का स्क्वायर, 1/(1) प्लस रेडियस कितना है? 1, r/z 1/2 का और स्क्वायर की पावर 5/2। जब करेंगे तो 44 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आ रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सभी को? वेरी गुड। ए नहीं आ रहा है बेटा नवीन, आंसर आ रहा है आपका बी आ रहा है, बी आ रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा फॉर्मूला लगा लिए? एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड, अरे दोनों ही थ्योरी पॉइंट लोड के लिए एप्लीकेबल थी, पर आपने कौन सा फॉर्मूला लगा लिया? 3182 नहीं लगाएगा बेटे, इसमें 3182 थोड़ी है, बॉसिनस की बात कर रहा है। ये आप वेस्टरगार्ड की बात कर दी है, वो लगेगा ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जनरलाइज फॉर्मूला। चलिए, वो जब लगता है पॉइंट लोड जस्ट बिलो दी सॉइल स्पेसिमेंट होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या क्वेश्चन बोल रहा है सर? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, इन अ ब्रेस्ड वर्टिकल एक्सकेवेशन 5 मीटर हाइट एंड 2.5 मीटर width in a cohesive soil has a undrained cohesion is 20 kilonewton per meter square and bulk unit weight is 20 kilonewton per meter cube. What is the factor of safety against heave failure at the base? What is the factor of safety against heave failure at the base? ब्रेस्ड वर्टिकल एक्सकेवेशन, बताइए 157 का क्या होगा?
बताइए, नहीं आया प्रद्युमन? 157 का लास्ट 30 सेकेंड्स। देखते हैं कोई तो सॉल्व करेगा स्टूडेंट्स, जल्दी से सॉल्व करिए। 1.20 आ रहा है, किसका? नवीन का। नहीं बेटा, 1.20 नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये होगा आपका सी होगा। देखिएगा कैसे। स्टॉप, टाइम हो गया आपका लगभग 2 मिनट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको कैलकुलेट करना है अगेंस्ट दी हीव फेलियर। तो सी इंटू एन सी अपॉन में गामा एच, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। सी एन सी इंटू गामा एच वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, एनसी सर क्या रखें, तो अपन क्या मानते हैं जनरली, जो फुटिंग होती है उसका शेप कैसा मानते हैं सर? सर्कुलर, आपका रेक्टेंगुलर मानते हैं। तो एनसी वैल्यू फॉर द रेक्टेंगुलर फुटिंग 5, 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी, इसमें पुट कर दीजिए 5, 1 प्लस 0.2। डेप्थ कितना है सर? डेप्थ, हाइट इज 5 मीटर डेप्थ हो गई। विड्थ कितना है सर? 0.25 मीटर इज दी विड्थ। तो 2.5 मीटर इज दी विड्थ। इसको सॉल्व करिएगा। यहां से बताइए आंसर कितना आ रहा है? 7 आ रहा होगा। यहां से कितना आ रहा होगा आंसर आपका? 7 आ रहा होगा। देखिए सर, क्या कंसेप्ट है, अब क्या करना है। कोएशन कितना गिवन है सर? 20, 20 गिवन है आपको, तो कोएशन इक्वल टू 20 एंड दी एनसी इज 7 डिवाइडेड बाय गामा। यूनिट वेट कितना है सर? ये भी 20 है, और हाइट कितनी है हमारी? 5 है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 7 5 जा, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 6 7 पॉइंट, तो 4 जा हो गया, तो 1.40 हो गया। कितना हो गया बेटा? 1.40 हो गया। तो आंसर क्या होगा? सी। रेक्टेंगुलर फुटिंग मान के अज्यूम करके अपन ने किया है इसको सॉल्व। ठीक है, और ऐसा क्यों किया है ये भी देख लीजिए सर। यही फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया है? एनसी के फॉर्मूले तो कई सारे थे। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप के लिए 5 था। इफ डी एफ बाई बी जब 0 था, तो यहाँ पे डी एफ बाई बी को चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है? डी एफ बाई बी को चेक कर लीजिए। डी एफ कितना है? डेप्थ सर 5 है, और विड्थ कितना है? 2.5 है। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो क्या बोल सकते हैं? तीन कंडीशन था। इफ द डी एफ बाई बी इज इक्वल टू 0, इफ डी एफ बाई बी इज इक्वल टू किससे? 0 से लेके 2.5, और 2.5 ज्यादा, तो इसके बीच में आ रहा है 0 से लेकर 2.5 में। तो इसलिए अपन ने एनसी का फॉर्मूला ये ले लिया, 5 1 प्लस 0.2 बी बाय एल। क्लियर हो सभी को? क्लियर हुआ कि कहां से कंसेप्ट है? यही फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि सर तीन फॉर्मूले और थे ना। डी एफ बाई बी जब 0 था तभी भी हो सकता है फॉर्मूला। डी एफ बाई बी 0 से 2.5 के बीच भी हो सकता है, और डी एफ बाई बी 2.5 ज्यादा हो तभी भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सर डी एफ बाई बी निकाला, आंसर आ रहा था आपका 2। और 2 जो है सर आंसर, जो 2 जो है आंसर, वो किसके बीच में आ रहा है? देखिए 2 आ रहा है ना, 5 बाय 2.5। 2 जो है वो किसके बीच आ रहा है? 0 से 2.5। तो सेकंड कंडीशन वाला लगा देंगे अपन, एनसी 5 प्लस 1 प्लस 0.2 डी एफ बाई बी। क्लियर हो सभी को? क्लियर हुआ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स जल्दी से एक बार बता दीजिए, डन करिए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, तो चलिए। रिकवरी रेशो, अरे कोई आसान आसान सी बात है। एक्चुअल लेंथ अपन रिकवरी लेंथ होती है रिकवरी रेशो। बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्चुअल लेंथ अपन रिकवरी लेंथ कर दीजिए, रिकवरी रेशो हो जाएगा आपका। बताइए, रिकवरी रेशो पूछा है आपका। सैम्पलर होता है ना, सैम्पलर, एरिया रेशो हो गया, आउटसाइड क्लियरेंस हो गया, इनसाइड क्लियरेंस हो गया, वहां से क्वेश्चन पूछा है आपका। ड्यूरिंग अ सैम्पलिंग ऑपरेशन द ड्राइव सैंपल इज advanced 600 mm and the length of the sample is recovered is 525 mm. What is the recovery ratio? तो बता दीजिए, एक्चुअल लेंथ और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ होती है। एक्चुअल लेंथ डिवाइडेड टोटल लेंथ इज नोन एज द रिकवरी रेशियो। बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए। 0.875, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 0.875। तो 522 0.875 हो गया आपका। आंसर क्या है? आंसर इज सी, ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर सभी को?
अगर सी ऑप्शन का, अगर रिकवरी रेशियो जो अगर 1 से कम आता है, सॉइल क्या बोलेंगे सर? सॉइल इज कंप्रेस्ड हो गई है। सॉइल कंप्रेस अगर ज्यादा बराबर आता है तो वो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर सॉइल उससे ज्यादा आता है रिकवरी से, तो सॉइल क्या कर गई? इसे एक्सपैंड कर गई है। ठीक है, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ द सैंपल रिकवर्ड डिवाइडेड बाय दी ड्राइवर सैंपल जो एडवांस 600 mm। ठीक है, चलिए क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको स्टॉप करते हैं। देखिएगा, अरे आ गया वही क्वेश्चन। एरिया रेशो का फॉर्मूला बता सकते हैं? एरिया रेशो का फॉर्मूला जल्दी से बिना देखे बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बताइए, इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लीजिए। 196 ना 159 का क्या दिक्कत है? बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, फटाक से बना के बताइए। जो आपको पता है वो डायग्राम बनाइए, उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया रेशो ए आर का फॉर्मूला बता दीजिए। ए आर क्या हो जाएगा? अरे सर, होता है d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपन में d1 स्क्वायर। और d1 और d2 अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं किससे कटिंग एज की बात होती है, वो कटिंग एज की होते हैं। बताइए फास्ट। 159 का आंसर बताइए, क्या होगा? अरे मैंने बोल दिया, अब तो बन जाना चाहिए। पूरा बता दिया ना। d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपन में d1 स्क्वायर इंटू 100। d2 क्या होता है? आउटर एज ऑफ द कटिंग एज, कटिंग का बाहरी डायमीटर, और कटिंग एज का इंटरनल डायमीटर होता है बस। उसके वैल्यू पुट करें, डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी एस स्क्वायर अपन में डी एस स्क्वायर। डी डब्ल्यू आउटर माइनस डी एस कैसे हो जाएगा बेटा? सैंपलिंग ट्यूब थोड़ी है, डायग्राम भूल गए क्या? लग रहा है डायग्राम ही भूल गए। अरे सैंपल का डायग्राम, पूरे सैंपलर जो होता है उसका डायग्राम कैसा होता है? देखिएगा ध्यान से दोबारा एक बार। ये होती है आपकी सैंपलिंग ट्यूब, अब कुछ याद आ रहा होगा। और दिस इज योर, ये कटिंग एज होती है। ये क्या सर? हमारी कटिंग एज है। और ये क्या होती है सर? ये हमारी सैंपलिंग ट्यूब होती है, जिसका सैंपल रहता है आपका, सॉइल का सैंपल। सैम सैंपलिंग ट्यूब। अब देखना करना क्या है। इट इज दी D1, दिस इज दी D2, दिस इज दी D3 एंड दिस इज दी D4। अरे तो ये बात क्या हो रही है? कटिंग एज का होता है ना। ये देखिए, आपने बोला सर फॉर्मूला d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन में d1 स्क्वायर इंटू 100। बिल्कुल एरिया रेशियो ए आर का फॉर्मूला होता है। d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर अपॉन में d1 स्क्वायर। d2 स्क्वायर इज द आउटर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज, तो आउटर डायमीटर ऑफ कटिंग एज dw, तो इसको क्या लिख दूं मैं? dw लिख सकता हूँ, dw का होल स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर d1, तो इनर डायमीटर ऑफ द कटिंग एज, तो इनर डायमीटर होगा किसका? कटिंग एज का ही तो होगा, दोनों में कटिंग एज आएगा। तो डीसी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डीसी का स्क्वायर इंटू 100 होगा। ये होगा फॉर्मूला एरिया रेशियो का। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? डीडब्ल्यू का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, डीएस नहीं होगा प्रद्युमन। अब आपका सही है नवीन, अब आपका भी सही है। चलिए, आपका सही है। समझ में आया? कटिंग एज, इनसाइड क्लियरेंस आउटसाइड क्लियरेंस में अंदर इंदर अंदर अंदर डायमीटर लेंगे, आउटसाइड क्लियरेंस आउटर आउटर डायमीटर लेंगे बस। उसमें स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर आता है। चलिए, इसको देखने की जरूरत नहीं है। अब अपना आगे चलते हैं, बताइएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 160, बताइए। मैच लिस्ट वन टाइप ऑफ फाउंडेशन और इसमें स्टेबिलिटी गिवन है लिस्ट टू के अंदर। करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। बताइए, स्प्रेड फुटिंग, अंडर इन पाइल, राफ्ट फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। बताइए 160 का। बताइए 160 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 160 का आंसर।
बताइए, ध्यान से देखिए और बताइए फास्ट। 4231, 4231 मतलब सी होगा आपके अकॉर्डिंग। 4231 थोड़ा सा गलत हो गया है। किसका? प्रद्युमन का। थोड़ा सा गलत हो गया, जल्दी से बताइए। क्या नाम है आपका? नवीन, जितेंद्र, राजकुमारी, बताइए फास्ट, क्या होगा आंसर? 160 का बी होगा, वेरी गुड। 160 का बी होगा नवीन। 3241 बिल्कुल। देखिए, 2 से 3 बार पढ़ना होता है, करना कुछ भी नहीं है। जैसे आप पढ़ेंगे आपको लगेगा सर ये भी सही है, सर ये भी सही है, बट 2 से 3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार ये ज्यादा सही है उसके रेस्पेक्ट में, तो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखिएगा, आंसर है आपका बी। कैसे? स्प्रेड फुटिंग की बात करें तो स्प्रेड फुटिंग का मतलब क्या होता है? जो लोड को स्प्रेड करेगी बॉटम के, उसको बोला आइसोलेटेड फुटिंग। तो कॉम्पैक्टेड डेंस डिपॉजिट एक्सटेंड टू अ ग्रेटर डेप्थ, ग्रेट डेप्थ के ऊपर होगा, डेंस डिपॉजिट होगा, तो स्प्रेड फुटिंग का यूज करेंगे। बिल्कुल सही है। अंडर रिम्ड पाइल सर ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज करते हैं जहां पे सॉइल की ब्रिंक कैपेसिटी कम हो, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज जो सभी प्रॉपर्टी हमको बताया। तो बी का देखिएगा, अंडर रिम्ड पाइल कौन सा? बल वाली पाइल होती है, इट इज यूज इन अप टू 3 मीटर ब्लैक कॉटन सॉइल। ये ब्लैक कॉटन सॉइल दिख गया अपने को, अंडर रिम्ड पाइल। तो हमारे को सर बी का 2 तो फिक्स होना चाहिए था, बी का 2 तो हमारा फिक्स होना चाहिए था। या तो फिर आंसर देखिए, ये तो एलिमिनेट हो गया आपके। तो हेल्प मिलती है कुछ भी, अगर एक भी चीज आपको पता है, अगर एक भी चीज आपको पता है तो आपको हेल्प मिलती है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है अंडर इन पाइल ब्लैक कॉटन सॉइल में यूज करते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ का आपका बी का 2 हो गया। तो बी का 2 केवल किस में? बी या सी में। 50% आपको क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए, राफ्ट फाउंडेशन की बात करेंगे तो राफ्ट फाउंडेशन जो होता है आपका, राफ्ट या मैट फाउंडेशन जहाँ पे सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम हो और जब फुटिंग का एरिया 50% से ज्यादा हो जाएगा तब उसको यूज करेंगे। तो राफ्ट फाउंडेशन का देखिएगा, सी का क्या दिखेगा सर? सी कॉम्पैक्टेड सैंड डिपॉजिट। बताइए सी का क्या दिखेगा? सी का हमारे को दिख रहा है लूज सैंड है ना, एक्सटेंडिंग अप टू ग्रेट डेप्थ। अरे लूज सैंड होगी तो क्या करना पड़ेगा? राफ्ट फाउंडेशन देनी पड़ेगी। तो क्या होगा? सी का 4। तो ये भी हमारे को लगभग क्लियर था कि सी का 4 होना चाहिए था। सी का 4 हो गया और बी का 2 अगर ये पता है तो आंसर बन गया आपका। आगे जरूरत ही नहीं है। तो जो दो चीजें पता है उनको एकदम परफेक्ट पता है उनको देख लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा। अब बचा डी फाउंडेशन। डी फाउंडेशन पता है सर, सॉफ्ट क्ले में वो 20 मीटर। अरे डेप्थ कितनी है? 20 मीटर। तो 10 मीटर डेप्थ से ऊपर डी फाउंडेशन बन जाता है आपका। तो 20 मीटर है तो बिल्कुल सॉफ्ट क्ले के ऊपर बनता है। क्ले सॉफ्ट होगी तो डी फाउंडेशन बनाने की जरूरत है बिल्कुल। तो डी का तो लगभग ये भी पता ही था, पर ये दो तो एग्जैक्ट पता, अगर दो पता था आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। बी हो गया आंसर सभी का, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 161 देखिएगा। 61 का बताइए, क्वेश्चन नंबर 161 का देखिएगा। बिल्कुल सही है, किसका आया? बिल्कुल, अच्छा राजकुमारी से पहले वाला ही है, तो बताइए 161 का। 161 का बताइए। सी नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। देखिए, ये तो पता है सर, फ्रिक्शन पाइल को ही बोलते हैं फ्लोटिंग पाइल। तो ऑप्शन 2 तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 या तो ये होगा, ये तो कल एलिमिनेट हो गया। 50% पे आ गया, या तो आंसर बी होगा या सी होगा। अब देखिए, प्रोपोर्शनिंग जो होती है फुटिंग की, मोर ऑफन गवर्न बाय द बियरिंग कैपेसिटी। मोर, अरे ये बोल रहा है डिपेंड करती है, पर ये लिख दिया मोर। अरे सबसे मैक्सिमम डिपेंड जो किस पर? बियरिंग कैपेसिटी नहीं, सर्विस लोड पर करती है। कितना लोड उसके ऊपर आना है उसके अकॉर्डिंग अपन पाइल प्रोवाइड करेंगे। तो मोर नहीं, गवर्न करती, बात सही है कि बियरिंग कैपेसिटी गवर्न करती, बात सही, पर ये मोर नहीं करती। मोर डिपेंड करती, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है सर्विस लोड पे। सर्विस लोड कितना आ रहा है उस सॉइल के, उस पाइल के ऊपर। क्लियर हुआ? तो ये आंसर आपका। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट नहीं, ओनली 2 आर करेक्ट, क्योंकि मोर नहीं करता। अगर यहाँ लिखता फुटिंग इज गवर्न बाय या बियरिंग कैपेसिटी, मोर गवर्न नहीं, मोर गवर्न बाय सर्विस लोड होगा, तो आंसर हो गया आपका बी। चलिए सभी को क्लियर हुआ, आंसर होगा आपका बी न कि सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेटलमेंट पूछा है, देखिए फटाक से निकाल लीजिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। फॉर्मूले सभी पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या पूछ रहा है? अ टेस्ट प्लेस इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, settles by 12 mm under a load of 4.5 kilonewton in a sandy soil। सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल का सेटलमेंट निकालना है। सेटलमेंट ऑफ सैंडी सॉइल बताइए।
एस एफ अपन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपन में बी पी, ब्रैकेट में बी पी प्लस 0.3 और बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये सेंड के लिए लगता है, इसको लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगर क्ले के लिए बोलता तो क्या कर देते, ये पिछले टर्म का एलिमिनेट कर दीजिए, क्ले के लिए हो गया था आगे वाले दो और ये दो चीजें, ठीक है। करिए सॉल्व करिए फास्ट, फॉर्मूला हमारे को पता है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा बस। बताइए बेटा क्या होगा आंसर, फॉर्मूला आपके सामने है। यहाँ पे देखो सेटल बाय अ प्लेट, सेटल बाय, तो सेटलमेंट ऑफ द प्लेट देगा एसपी देगा 12 mm, ठीक है। लोड का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। फुटिंग की साइज दे रखी है, विड्थ ऑफ द फुटिंग और विड्थ ऑफ द प्लेट एक ही में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.030 हो जाएगा आपका, 0.3 सेंटीमीटर को मीटर में हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा, 0.3 पुट करिए विड्थ ऑफ द प्लेट में और विड्थ ऑफ द फुटिंग में, तो देखा है सर 2 मीटर की फुटिंग है, 2 पुट कर दीजिए। लोड का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के देगा। 36.29, वेरी गुड, 36.29, 36.3 बोल सकते हैं बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया सर, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला और आंसर इज 36.29 मतलब 36.3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिएगा अभी भी जिसको समझ में नहीं आया, सेटलमेंट ऑफ द फुटिंग, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कितना देगा, सेटल बाय द प्लेट, टेस्ट प्लेट इज सेटल बाय 12 mm, मतलब एस ऑफ द प्लेट, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट है कितना हो गया आपका 12 mm, तो यही लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिख दिया, ये हो गया आपका 12 mm। बी एफ अपॉन में, बी एफ अपॉन में बी विड्थ ऑफ द फुटिंग, विड्थ ऑफ द फुटिंग कितना सर 2 मीटर है, और विड्थ ऑफ द प्लेट, अरे सेंटीमीटर में इसको 100 से डिवाइड कर दिया, 0.3 मीटर हो गया। ये क्या हो गया आपका, विड्थ ऑफ द प्लेट, स्क्वायर प्लेट हो गया 0.3, विड्थ ऑफ द प्लेट डिवाइड बाय 0.3, ब्रैकेट में बीपी अपॉन बी एफ, तो बीपी कितना है, बीपी प्लस 0.3 डिवाइड बाय बी एफ, ये हो गया विड्थ ऑफ द फुटिंग, 2x2 की फुटिंग है तो विड्थ ऑफ द फुटिंग 2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर करिएगा, ये अलग है, इसको मल्टीप्लाई में, तो बता दीजिए एफ कितना आ जाएगा, 36.39 कितना आ रहा था, ये आ जाएगा एमएम के अंदर। क्लियर हुआ, सभी को क्लियर हुआ, चलें आगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। 163 देखिएगा, देखो स्टेटमेंट देखा कौन सा करेक्ट है बताना है आपको, 1 2 3 4 में से जल्दी से बताइए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट आर carried out on a test pile, carried out on a test pile and working pile respectively. A cyclic load test is performed to determine pile skin resistance and base resistance separately. And a pile load test, the safe load is taken as the half and the final load at which the settlements equals to the 10% of the pile diameter. बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बताइए, which statement is correct among the following। क्वेश्चन नंबर 163 की बात कर रहे हैं। बताइए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक पॉइंट समझना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट अगर समझ में आ गया तो बाकी चीजें सब सही है। हमारे को पता है कि साइक्लिक लोड टेस्ट जो होता है, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट इज परफॉर्म डिटरमाइन द पाइल स्किन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस और बेस रेजिस्टेंस, दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करता है। नहीं समझ पाए, चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा सुनिएगा। एक होता है पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट होता है, और एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। तो तीन तरह के टेस्ट होते हैं पाइल की बेरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने। कौन कौन से बोला सर, सबसे पहले तो पाइल लोड टेस्ट बोला, एक साइक्लिक लोड टेस्ट और साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, उसकी बात कर रहा है, देखिएगा।
साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट जो होता है वो एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकालता है, बस सेपरेटली निकालता है, अलग अलग। तो साइक्लिक लोड टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमाइन दी स्किन रेजिस्टेंस एंड बेस रेजिस्टेंस सेपरेटली। बेस का मतलब वही, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस सेपरेट निकालता है, बिल्कुल सही है। और पाइल लोड टेस्ट के अंदर अब बात है, पाइल लोड टेस्ट की बात कर रहा है। पाइल लोड टेस्ट जो सेफ लोड जो होगा टेकन बाय दी taken as half the final load at which the settlement is 10%। तो सेफ लोड होगा वो हाफ होता है किसके, फाइनल लोड के, क्योंकि कितना होता है सेटलमेंट 10% ऑफ पाइल डायमीटर के होता है। ये पाइल लोड टेस्ट में बताते हैं। और देखिएगा इनिशियल लोड जो होता है टेस्ट, इनिशियल लोड टेस्ट और रूटीन टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं, इनिशियल लोड टेस्ट और रूटीन टेस्ट, जिसके अंदर इनिशियल टेस्ट टेस्ट पाइल पे होता है और रूटीन टेस्ट होता है वर्किंग पाइल के ऊपर। इनिशियल जो लोड टेस्ट होगा वो टेस्ट पाइल पे होता है और रूटीन टेस्ट होगा वर्किंग पाइल के ऊपर। ये सही है कंसेप्ट। तो आंसर क्या हो गया, ए बी सी एन करेक्ट, ए बी सी 1 2 3 सभी करेक्ट है। तो पढ़िएगा पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट को अच्छे से पढ़िएगा और समझ में आ जाएगा। इनिशियल टेस्ट जो होता है वो आपके टेस्ट पाइल के लिए होता है और रूटीन टेस्ट होता है वो आपके वर्किंग पाइल के लिए होता है। साइक्लिक लोड टेस्ट एंड बेरिंग स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अलग अलग निकालता है, सेपरेट निकालता है। और जो लोड होगा वो आपका सेफ लोड वो 50% होगा, हाफ ऑफ दी होगा किसके, फाइनल लोड के, जो कि 10% होगा सेटलमेंट के। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। असर्शन रीजन द स्टेट ऑफ अर्थ प्रेशर थ्योरी से आ गया क्वेश्चन 164 का, बताइए क्या होगा। ये तो बढ़िया तरीके से आती सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 164 का आंसर। द स्टेट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद जीरो स्ट्रेन कंडीशन, द रेस्ट कंडीशन नाइदर द वॉल नॉट द सॉइल मूव्स। अरे सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सभी को पता होगा ना कि जो रेस्ट कंडीशन होती है इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, ठीक है, के नॉट बोल दिया मैंने या पी नॉट बोल दिया, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विद जीरो स्ट्रेन। अरे कोई भी मूवमेंट नहीं होता, वॉल क्या होती है आपका, फिक्स रहती है, एक्टिव में अवे जाती है, पैसिव में टुवर्ड जाती है, पैसिव हो गया, ये एक्टिव हो गया, ये रेस्ट हो गया। तो स्ट्रेन कैसा 0% होता है, स्ट्रेन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इन रेस्ट कंडीशन नाइदर द वॉल एंड नॉट द सॉइल मूव्स, क्योंकि उसमें ना तो वॉल मूव करती है ना ही सॉइल मूव करती है, इसलिए स्ट्रेन का जीरो होता है। तो बिल्कुल सही है, बहुत ऑप्शन है करेक्ट। और आर क्या है सर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का कि क्यों जीरो है, क्योंकि ना तो वॉल मूव करेगी और ना ही आपका सॉइल मूव करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, तो कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो रिजिड फुटिंग सरफेस ऑफ क्ले सॉइल। फटाक से बताइए, बहुत ही सिंपल सा है, बताया था आपको जल्दी से। क्या बताया था सर कि एक तो होती है फ्लेक्सिबल फुटिंग और एक होती है रिजिड फुटिंग। ये पूछ रहा है कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बिलो रिजिड फुटिंग कैस पे सर, क्ले के ऊपर है। तो फ्लेक्सिबल में क्ले के लिए कब बनता है, सैंड के लिए, क्ले और सैंड इसके अंदर क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ये क्ले के लिए हो जाएगा। तो क्ले में देख लीजिएगा मैक्सिमम एट द सेंटर नहीं सर, मैक्सिमम एट द एजेस एंड मिनिमम एट द सेंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सभी का सही है, वेरी गुड। 165 का राजकुमारी एंड नवीन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 पे देखिएगा, बताइए। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम देने की जरूरत नहीं है, पर इस क्वेश्चन में भी देखिए, फटाक से बता दीजिए। Which of the following soils are compacted at the same compactive effort in the field? Which of the following soil is the correct sequence in increasing order of their maximum dry density? अरे पढ़ा था ना आपने, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बीच में कर पढ़ा था, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले, सबसे ज्यादा किसका होगा सर, कोर्स ग्रेन का होगा। देख लीजिए, समझ में आ गया आपका। बताइए क्या होगा 166 का आंसर, 166 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, अभी मैंने बोल दिया ना आंसर यार। राजकुमारी वेरी गुड, सी होगा, वेरी गुड। अरे मैंने ही तो बता दिया आंसर क्या होगा, जो आपने पढ़ा था कॉम्पैक्शन एफर्ट, वहां पे ग्राफ बनाया था। बी, अरे बी कैसे होगा बेटा, कौन बोले बी, नवीन, कैसी बातें कर ली आपने, क्या कहना चाह रहा है। अरे क्वेश्चन सिंपल सा तो है, क्या बोल रहा है कि कॉम्पैक्शन एट दी कॉम्पैक्टिव एफर्ट एट सेम फील्ड विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, गामा डी मैक्स की बात कर रहा है। तो आपने को बताया था ना, ग्राफ ऐसे कुछ बनाया था, ग्राफ याद करिएगा, ये ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले का ग्राफ था। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से किसमें मिलती है, गामा डी मैक्स ग्रेवल में, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सर कम होता है इसके अंदर, और क्ले में सबसे ज्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, तो गामा डी क्या बनेगा आपको, मिनिमम मिलेगा। ये गामा डी वर्सेस वाटर कंटेंट के अंदर था ना आपका, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बीच में। देखिएगा समझ में आ चुका है। सबसे ज्यादा किसका होगा, ग्रेवल, बिल्कुल, फिर सैंड, फिर सिल्ट, सिल्टी क्ले और फिर क्ले, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर हुआ? किसको, प्रद्युमन को क्लियर था, नवीन को क्लियर हुआ, राजकुमारी का आंसर सही था। क्लियर हुआ, बताइए नवीन फटाक से।
भूल गए ग्राफ? ये ग्राफ याद आया? कॉम्पेक्शन एफर्ट वर्सेस अपन ने बनाया था। यस, वेरी गुड। चलिएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताइए, बताइए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन एडिशन ऑफ लाइम टू अ क्ले सॉइल। अरे क्ले सॉइल में जब लाइम मिलाते हैं, स्टेबलाइजेशन की बात करें, लाइम स्टेबलाइजेशन जब अपन करते हैं तो क्या करते हैं, स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो आप सोचिएगा, अगर क्ले में अगर आपने एडिशन कर दिया लाइम का, तो बताइए मैक्सिमम डायनेसिटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ मैक्सिमम डायनेसिटी दोनों इंक्रीज होगी, या मैक्सिमम डायनेसिटी डिक्रीज होगी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, दोनों इंक्रीज होंगे। बताइए फास्ट। वेरी गुड। 167 का क्या होगा आंसर? 167 का बताइए आंसर क्या होगा? ए होगा, ए होगा। ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए क्या होगा। राजकुमारी वेरी गुड, टू होगा। राजकुमारी ने बोला है 167 का सर टू होगा, बिल्कुल। अरे यार, क्या कहना चाह रहा है ये? एडिशन करोगे जब लाइम का, मतलब लाइम स्टेबलाइजेशन की बात कर रहा है। लाइम स्टेबलाइजेशन जब करेंगे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज बाय स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होगी, स्ट्रेंथ विल भी इंक्रीज हो, एमडीडी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 167 का क्लियर सभी को? क्योंकि लाइम क्या करता है, प्लास्टिसिटी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। अरे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा ना लाइम से, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, ड्राई डेंसिटी डिक्रीज नहीं होगी क्या? बताइए, थोड़ा सा सोचिए। आंसर आप बोल रहे हैं ए, मैं रीजन बोल रहा हूँ। इट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड डिक्रीज द मैक्सिमम कॉम्पैक्शन डेंसिटी, हाउएवर देयर विल बी इंक्रीज इन स्ट्रेंथ। क्योंकि लाइन क्या करता है, डिक्रीज करता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ द हाईली प्लास्टिक सॉइल एंड मेक्स देम फ्राइएबल एंड मोर इजी हैंडल इन दी फील्ड। इसलिए, इसलिए क्लियर हुआ? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम अ फ्लो नेट, बता सकते हैं फ्लो नेट के बारे में? किस किस इंफॉर्मेशन को अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, तो बता सकते हैं, जल्दी से बताइए फास्ट, बिना टाइम वेस्ट करिए। फ्रॉम दी फ्लो नेट विच आर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन। फ्लो नेट से कौन कौन चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं? एग्जिट ग्रेडियंट, पोर प्रेशर, रेट ऑफ फ्लो या परमेबिलिटी। बताइए 168 का, 168 का बताइए। अरे रेट ऑफ फ्लो मतलब सीपेज डिस्चार्ज हुआ ना, रेट ऑफ फ्लो सीपेज डिस्चार्ज हुआ। सीपेज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कैलकुलेट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर, रेट ऑफ फ्लो करते हैं कैलकुलेट, तो वन सही है। वन इसमें नहीं, तो ये तो हट गया। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर मेजर करते हैं क्या? बिल्कुल, पोर्टर एग्जिट ग्रेडियंट, पोर वाटर प्रेशर सब मेजर करते हैं इसके अंदर। तो वन, टू और थ्री। परमिबिलिटी मेजर नहीं होती है, परमिबिलिटी मेजर नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल, आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 169 को देखिएगा। बिल्कुल अगेन वापस इजी इजी क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन, दिमाग लगाइएगा, टाइम नहीं देंगे, जल्दी से बताइए। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द परमेबिलिटी। अगर सर, अगर ऑर्गेनिक मैटर होंगे तो परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा सॉइल की। इंटरप्ट एयर डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सर, फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी जब पढ़ा था तो वहां लिखा था सर, इंटरप्ट एयर अगर होगी, अगर इंटरप्ट एयर होगी तो वॉइड्स का जो था, उस वॉइड्स को क्या कर देगी, उस बबल्स उसके अंदर आ जाएगा, तो वाटर को फ्लो को इंटरप्ट करेगी। इंटरप्ट एयर क्या करेगी, इसको रेजिस्ट करेगी। तो इंटरप्ट एयर डिक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल, बिल्कुल सही है, टू सही है। तो टू कहां पे है? नाइदर वन, ये हट गया। अब देखिए इन दोनों में से हो गया, तो बताइए ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी, बताइए, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड सी, वेरी गुड। 169 का क्या होगा आंसर? वेरी गुड, क्या होगा? अरे ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी, बताइए, 169 की बात कर रहा हूं मैं। दोनों ही क्या करेंगे? अरे ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे ना। ऑर्गेनिक मैटर तो जब आपका डिकम्पोज होगा तब जाके वॉइड बनेगा। अरे कोई ऑर्गेनिक मैटर की बात करेगा, इंप्योरिटीज बोल दीजिए। ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोल रहा है? इंप्योरिटीज। अब क्लियर हुआ? सोच पाए? इंप्योरिटीज अगर होगी तो इंप्योरिटीज भी सेम काम करेगी जो आपका इंटरप्ट एयर करती है। वॉइड्स क्या होता है? एयर का बबल आपका उसके बीच में फंस जाएगा। वीडियो रुक रहा है, रुक रुक कर चल रहा है, रिफ्रेश मारिए, जल्दी से रिफ्रेश करिए जल्दी से पेज को। देखिए बात सुनिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बता दिया इसने। ऑर्गेनिक मैटर बोला था, बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या है सर? कि अगर ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑर्गेनिक मैटर को क्या बोल सकते हैं? इंप्योरिटीज। इंप्योरिटी अगर पसंद है किसी भी सॉइल पास के अंदर, ये आपका एक सॉइल मास है, इसके अंदर आपका ये पार्टिकल है, और इस पार्टिकल के बीच में आपके वॉइड्स है। अगर इसमें आपने
कि इम्प्योरिटीज आ गई आपकी। इसमें अगर आपकी इम्प्योरिटीज आ गई मतलब आपका गंदा पानी, पानी जिसमें का इम्प्योरिटीज थी तो ऑर्गेनिक मैटर था। इम्प्योरिटीज में क्या सर ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मैटर कुछ भी हो सकता है। अगर इम्प्योरिटीज होगी तो आपका क्या करेगा, इसको ट्रैप कर देगा। ऐसे ही ये आपका वाटर का जो बबल होगा ये भी क्या करेगा, दोनों जैसे हो गया आपका ये पार्टिकल पार्टिकल के बीच वाटर का बबल क्या कर देगा, ट्रैप कर देगा, पानी को क्या करेगा, रोकेगा। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज नहीं, ये इट विल डिक्रीज द परमेबिलिटी, डिक्रीज करता है परमेबिलिटी। तो आंसर क्या होगा, केवल ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो बी इज करेक्ट। समझ में आया सभी को? इसको रिलेट किससे करना है, ऑर्गेनिक मैटर को इम्प्योरिटी आप रिलेट करते हैं बियरिंग कैपेसिटी से। यानी कि आपका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगा तो वर्ड्स हो जाएंगे, वर्ड्स से वो पानी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है बेटा, इम्प्योरिटीज की बात कर रहा है। चलिए 170 का देखिएगा, बताइएगा। The time starts now. Consider the following statement. Dewatering increase the slope stability of the cohesionless soil mainly because अरे डीवाटरिंग करना है, डीवाटरिंग जब करेंगे, वाटर जब रिमूव करेंगे तो स्लोप की स्टेबिलिटी सर इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। कैसे? बिकॉज इट कॉजेज चेंज इन पीएच, इट रिड्यूस पोर वाटर प्रेशर। बताइए फास्ट। तो सर बताइए 170 का क्या आंसर होना चाहिए आंसर? बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए? अरे पीएच का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, चेंज इन प्रेशर। अरे पीएच का मतलब क्या है, पीएच का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डीवाटरिंग अगर वाटर को अगर वहां से ड्रेन आउट करोगे तो वाटर का ड्रेन आउट करोगे, हाइट ऑफ वाटर कम हो जाएगी, हाइट ऑफ वाटर कम होगी, पोर्टर प्रेशर क्या होता है, एच इनटू गामा डब्ल्यू। अगर एच कम कर दिया आपने तो पोर्टर प्रेशर डिक्रीज, रिड्यूस दी पोर्टर प्रेशर, इसलिए तो स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। क्लियर हुआ? तो ओनली बी होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कंप्रेसिबल इंडेक्स सॉल्व, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, सभी को पता है। कंप्रेसिबल इंडेक्स सी सी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन में लॉग बेस 10 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 बार। ठीक है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो 1.3 माइनस 1.0 डिवाइडेड बाय लॉग बेस 10 सिग्मा 2 100 डिवाइडेड बाय 10, तो 0.3 डिवाइडेड बाय लॉग 10 हो गया। लॉग 10 कितना होता है सर, 1 होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका ए। 171 का कितना हो गया आंसर, सभी का आ रहा है क्या ए? फटाक से बताइए। बिल्कुल सर सभी का आंसर आ रहा है ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। बताइए what does the confining pressure used in triaxial compression test on undisturbed soil sample represent? confining pressure जो होता है triaxial test में क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आपका सैंपल है, दो स्टेज होती है, कन्फाइनिंग स्टेज होती है, सेल प्रेशर स्टेज होती है। सेल प्रेशर कन्फाइनिंग होती है, डेविएटर स्टेज होती है। डेविएटर स्टेज में क्या होता है आपका, सिग्मा डी लगता है अप टू दी फेलियर। तो ये सिग्मा 3 इसको बोलते हैं सेल प्रेशर और कन्फाइनिंग स्टेज होती है। इसके अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है, it there in situ total normal stress, in situ total lateral stress, in situ effective principal stress, in situ shear stress। अरे सर shear तो नहीं है, क्या बात, इफेक्टिव प्रिंसिपल स्ट्रेस लेटरल या नॉर्मल, बताइए बताइए बता फास्ट से, क्या होगा? इट इज दी 172 का, बिल्कुल सही है 172 का बी। ये क्या करता है सर, लेटरल स्ट्रेस को, लेटरल डायरेक्शन में लग रहा है, ये लेटरल स्ट्रेस को शो करता है, तो रिप्रेजेंट लेटरल स्ट्रेस। तो सही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड नवीन, 172 का बी होगा। चलिए तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर प्रेजेंस एंड आई होप आपका दिन अच्छा रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं अपन कल सेम टाइमिंग 8 to 10 इन द मॉर्निंग। गुड बाय स्टूडेंट्स।